Good morning, friends. Welcome to the class. Friends, we had discussed about the soil of Bihar in the last class. Today, we are going to discuss about the rivers of Bihar. First of all, we will complete our last lecture. Then, we will study about rivers in Bihar or rivers of Bihar. So, let's start the discussion about soil in Bihar. Good morning, everyone. Good morning. Have you revised your last class? Is there any question from the last class? Good morning. Good morning. All of you, very warm welcome to the class. Is there any question from the last class? If is there any question, so please ask to me. Otherwise, allow me to proceed further. Okay, so let's move to the next topic. देखो, हम लास्ट क्लास के अंतर्गत क्या बात किया? लास्ट क्लास के अंतर्गत हमने डिस्कस किया अबाउट सॉइल्स ऑफ बिहार. वी हैड डिस्कस्ड अबाउट सॉइल्स ऑफ बिहार. बिहार में डिफरेंट रीजन में डिफरेंट सॉइल्स का प्रेजेंस देखने को मिलता है. फॉर एग्जांपल, साउथ वेस्ट बिहार की बात करें तो वहां पे किस प्रकार के सॉइल्स मिलते हैं? साउथ वेस्ट बिहार की अगर हम बात करते हैं तो वहां पे हमें कैमूर रोहतास रीजन में रेड सैंडी सॉइल का प्रेजेंस देखने को मिलता है. बट व्हेन वी सी इन द साउथ पार्ट ऑफ बिहार जो कि प्लेटू रीजन है, तो वहां पे क्या देखने को मिलता है? वहां पे रेड येलो सॉइल देखने को मिलता है. रेड येलो सॉइल. व्हाई द कलर ऑफ सॉइल इज रेड? बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ आयरन मिनरल्स. आयरन मिनरल्स के प्रेजेंस के कारण सॉइल का कलर क्या होता है? रेड होता है. एंड व्हेन इट मिक्स विद वाटर देन कलर बिकम्स येलो. जब पानी के साथ मिलेगा तो क्या बन जाएगा? येलो बन जाएगा. तो रेड येलो सॉइल कहते हैं. एंड द बॉर्डर एरिया, बॉर्डर बिटवीन साउथ प्लेटू रीजन एंड द नॉर्थ एलुवियल प्लेन रीजन, वहां पे कौन सी मिट्टी पाई जाती है? बल्थर सॉइल पाई जाती है. अगर हम नॉर्थ वेस्ट की बात करें तो नॉर्थ वेस्ट में पिडमाउंट सॉइल देखने को मिलता है. एंड रेस्ट ऑफ बिहार में क्या मिलता है? रेस्ट ऑफ बिहार में एलुवियल सॉइल का प्रेजेंस देखने को मिलता है थ्रू आउट द बिहार. क्योंकि बिहार में सबसे ज्यादा प्लेन रीजन है. अगर प्लेन की एरिया की बात करें तो 90,650 स्क्वायर किलोमीटर प्लेन एरिया है. 90,650 स्क्वायर किलोमीटर प्लेन एरिया है. तो ये जो प्लेन आप देखते हो, यही तो है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलुवियल सॉइल देखने को मिलते हैं. और इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ है? हाउ एलुवियल सॉइल इज फॉर्म्ड? ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सिल्टेशन और सेडिमेंट बाय द रिवर्स. तो रिवर्स ने जो भी सेडिमेंटेशन को डिपॉजिट किया और उसी का कंसिक्वेंसेस के रूप में, आउटकम के तौर पर, रिजल्टेंट के तौर पर हमें एलुवियल सॉइल का फॉर्मेशन देखने को मिलता है. सो देयर इज अ क्वेश्चन फॉर यू ऑल. एलुवियल सॉइल पेरेंट मटेरियल पर डेवलप होता है या नहीं डेवलप होता है? ये मुझे बताना है. एलुवियल सॉइल का डेवलपमेंट, रेड एंड येलो सॉइल को बल्थर बोलते हैं. हाँ, उसको बोलते हैं, बट वहां से थोड़ा सा ऊपर होता है. बल्थर को अगर हम वहां पे करें तो उसको सेग्रीगेट करके अलग हम दिखा सकते हैं, क्योंकि रेड एंड येलो सॉइल का रीजन बहुत थोड़ा सा है. तो हमने दो प्रकार की मिट्टी की बिहार में बात करते हैं. एक तो फ्लोइंग या जिसको हम लोग प्रवाही मिट्टी कहते हैं. और आप देखो ये कौन सी मिट्टी है? एग्जांपल है एलुवियल सॉइल. एलुवियल सॉइल, ठीक है. और एलुवियल सॉइल की हम बात करते हैं तो पहली बात, फर्स्ट, नॉट डेवलप ओवर या नॉट फॉर्म्ड ओवर पेरेंट मटेरियल या पेरेंट रॉक्स. एंड अनदर पॉइंट क्या है? इट इज फॉर्म्ड ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ sediment. It is formed due to deposition of sediment. So it is called the alluvial soil. And most of part बिहार में alluvial soil देखने को मिलता है. इवन अगर आप ओवरऑल इंडिया की बात करोगे तो 43% ऑफ इंडियन प्लेन जो है वो मेड अप ऑफ alluvial soil है. किससे बना है? alluvial soil से बना हुआ है. ठीक है, हमने लास्ट क्लास में भी इसके बारे में बात किया था. एंड नेक्स्ट है रेसिडू सॉइल. अवशिष्ट मिट्टी को कहते हैं. रेसिडू सॉइल. अब ये कैसी मिट्टी है? कहां डेवलप होता है? फॉर्म्ड, इट इज फॉर्म्ड ओवर, देखो यहां, हाँ, ओवर पेरेंट रॉक. तो एग्जांपल, इसका एग्जांपल हो जाएगा पिडमॉन्ट सॉइल, पर्वतीय मिट्टी, जिसे मॉन्टेनियस सॉइल भी कहते हैं. ऐसा नहीं है कि अगर आपसे पूछ ले मॉन्टेनियस सॉइल के बारे में तो आपको कंफ्यूज हो जाना है. यही मॉन्टेनियस सॉइल भी है. अदर देन पिडमॉन्ट सॉइल, रेड एंड येलो है. रेड एंड येलो सॉइल, रेड सैंडी सॉइल, ये सब क्या है? ये सब एग्जांपल हैं. पेरेंट रॉक पे डेवलप नहीं होता है. यस, डेफिनेटली बिहार का ऑलमोस्ट 90% एरिया एलुवियल सॉइल का है. 92% एरिया. हमने कहा कि अगर हम इंडिया की बात करें, व्हेन वी टॉक अबाउट इंडियन प्लेन, तो इंडियन प्लेन का 43% एरिया जो है वो क्या मिलता है? एलुवियल सॉइल मिलता है. भारत की मैं बात कर रहा हूं, इंडिया की बात कर रहा हूं. बट व्हेन वी टॉक अबाउट बिहार, तो बिहार प्लेन का, क्योंकि देखो 90,650 स्क्वायर किलोमीटर प्लेन एरिया है, और प्लेन एरिया जो बिहार का है वो मेड अप ऑफ द एलुवियल सॉइल. तो ये पूरा का पूरा एलुवियल सॉइल ही तो देखने को मिलता है. तो मोर देन 90% जो बिहार का प्लेन है वो एलुवियल सॉइल से ही बना हुआ है. ठीक है, ओके. चलिए आगे बात करते हैं. आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो क्वेश्चंस को? देखो ऑलमोस्ट 5 क्वेश्चंस तो डेली मैं प्रैक्टिस करवा देता हूं. इसके अलावा आपको डीपीपी में भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिल जाते होंगे, वहां से भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे होंगे, है ना. और इवन आपने कुछ अलग बुक से भी प्रैक्टिस कर रहे होंगे. अगर आप डेली बेसिस पर प्रैक्टिस कर लोगे तो ये क्लास, बिहार स्पेशल की पूरी क्लास कंप्लीट होते होते आपकी बिहार स्पेशल कंप्लीट हो चुकी होगी. और बिहार स्पेशल आपके लिए एक प्रॉब्लम नहीं रह जाएगा, एक चैलेंज नहीं रह जाएगा, एक डिफिकल्ट सब्जेक्ट के तौर पर नहीं रह जाएगा. अब देखो बहुत सारा जो आपके मन में कंफ्यूजन क्रिएट होते हैं वो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा. रिमेंबर, अबाउट 90% ऑफ द एरिया ऑफ बिहार स्टेट इज कवर्ड बाय द एलुवियल सॉइल. अब एलुवियल सॉइल की हम बात करते हैं. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एलुवियल सॉइल?
प्लीज लेट मी नो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल कितने प्रकार का होता है, हमने पढ़ा है कितने प्रकार के होते हैं। देयर इज ऑफ टू टाइप्स, देयर इज ऑफ टू टाइप्स, दो प्रकार का होता है। फर्स्ट खादर होता है, फर्स्ट क्या होता है, खादर। और खादर का मतलब हम जानते हैं कि कौन सी सॉइल है, इसको न्यू एलुवियल सॉइल के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, न्यू एलुवियल सॉइल के नाम से जानते हैं, नवीन जलोढ़ है ये, न्यू एलुवियल सॉइल। सो इट इज द न्यू एलुवियल सॉइल। यस, खादर एंड भांगर और बांगर, इसको दो नाम से जानते हैं, या तो हम बांगर कहते हैं और या तो भांगर कहते हैं, है ना, बोथ आर द सेम, बांगर और भांगर। और ये क्या है, ये ओल्ड एलुवियल सॉइल है, इट इज द ओल्ड एलुवियल सॉइल। और मुझे ये भी बता दो कि ओल्ड एलुवियल सॉइल कहां पे पाया जाता है, तो ये फ्लड प्लेन रीजन से थोड़ा दूर पाया जाता है, यानी कि इट इज डेवलप्ड इन दोज रीजन वेयर फ्लड वाटर नॉट रीच्ड एवरीवेयर। जहां पे बाढ़ का पानी एवरीवेयर नहीं पहुंच पाता है, वहां पे क्या डेवलप होता है, बांगर या भांगर डेवलप होता है। तो अगर हम बांगर और भांगर की बात करें तो आपको बिहार में, नॉर्थ बिहार में भी मिलेगा और साउथ बिहार में भी मिलेगा, नॉर्थ बिहार में मिलेगा और साउथ बिहार में मिलेगा, ठीक है। एंड सेकेंड क्या है, साउथ बिहार है, नॉर्थ बिहार एंड द साउथ बिहार। जब हम बात करते हैं, ध्यान देना, जब हम नॉर्थ बिहार और साउथ बिहार की बात करते हैं तो नॉर्थ बिहार में किस नाम से जानते हैं, नॉर्थ बिहार में बांगर या भांगर को बलसुंदरी सॉइल के नाम से जानते हैं। नाम सुना है, बलसुंदरी सॉइल, यानी कि ओल्ड एलुवियल सॉइल इज नोन एज बलसुंदरी सॉइल इन नॉर्थ बिहार, नॉर्थ बिहार, ठीक है। यस, नॉर्थ एंड साउथ बिहार जहां पे फ्लड वाटर रिसीव नहीं होता है, वहां पे क्या मिलता है, ओल्ड एलुवियल सॉइल का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। एंड जब हम साउथ बिहार की बात करते हैं तो साउथ बिहार में क्या मिलता है, साउथ बिहार में आप गौर करोगे तो यहां पे हम उसे ओल्ड एलुवियल सॉइल को क्या कहते हैं, करैल केवाल सॉइल के नाम से जानते हैं। आप में से जितने भी लोग साउथ बिहार से आते होंगे उनको पता होगा कि उनके यहाँ जो एग्रीकल्चर फील्ड होता है उसका एक नाम ही दिया गया है, केवाली क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र, केवाल एरिया के नाम से जानते हैं, और बहुत फेमस है, वेरी फेमस। फॉर व्हाट पर्पस, तो फेमस फॉर द कल्टीवेशन ऑफ लेगुमिनस प्लांट, जहां पे जो आपके पल्सेज का प्रोडक्शन होता है, जहां पे ऑयल सीड का प्रोडक्शन होता है, इवन की पैडी कल्टीवेशन भी बहुत अच्छा होता है। जब बारिश आती है तो बारिश के बाद, यानी कि व्हेन दिस सॉइल मिक्स विद वाटर, तो ये बहुत ही ज्यादा क्या बन जाता है, चिपचिपा बन जाता है। आप कह सकते हो कि बहुत ज्यादा मार्सी बन जाता है, और ये इतना ज्यादा चिकना होता है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा स्लिपी हो जाती है। अगर आप शहरी जीवन जी रहे हो, यू आर लिविंग इन अर्बन लाइफ, आप इस मिट्टी पे चल नहीं पाओगे, खास करके रेनी सीजन में इतना ज्यादा ये क्या हो जाता है, मार्सी हो जाता है। तो बांगर और भांगर, यही बात तो हमने यहां भी कहा था। आप देखो हमने क्या कहा था कि जिन रीजन में फ्लड वाटर नहीं पहुंच पाता है, जिन रीजन में, दैट मींस दोज एरिया वेयर फ्लड वाटर नॉट रिच्ड एवरी ईयर, उसे क्या कहते हैं, वहां पे क्या डेवलप होगा, ओल्ड एलुवियल सॉइल डेवलप होता है। एंड ओल्ड एलुवियल सॉइल इन नॉर्थ बिहार इज नोन एज द बलसुंदरी सॉइल, एंड वेयर एज ओल्ड एलुवियल सॉइल इन साउथ बिहार इज नोन एज द करैल कैवाल सॉइल, जिसको भांगर के नाम से जानते हैं। ये दोनों पॉइंट क्लियर है। और जहां पे एवरी ईयर फ्लड वाटर पहुंचता है, वहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा, वहां पे आपको कैसा मिलेगा, तो वहां पे आपको न्यू एलुवियल सॉइल मिलता है, यानी कि खादर मिलेगा। और खादर की जब हम बात करें तो ये तीन प्रकार का आपको अलग अलग रीजन में अलग अलग खादर मिलता है। जैसे आप लोग कहते हो सैंडी दोमट, सैंडी दोमट, यानी कि मैं इसका एक हिंदी में नाम भी लिख देता हूं ताकि आपको ये रिलेट कर सको, क्योंकि यू ऑल आर फ्रॉम द बिहार, तो बिहार होने के नाते आपको पता होना चाहिए। तो इसको हम बलुई दोमट कहते हैं। व्हाई वी कॉल इट सैंडी दोमट, दियारा रीजन की बात किया था, दियारा रीजन की बात किया था ना, तो दियारा रीजन में हमने क्या देखा था, दियारा रीजन में हमने देखा था कि वहां पे जो सॉइल मिलती है, वहां पे जो मिट्टी मिलती है, वो मिट्टी कैसी है, वो मिट्टी को हम लोग क्या कहते हैं, वहां मिट्टी को हम लोग कहते हैं वलुई दोमट, यानी कि ये फाउंड इन दियारा रीजन, फाउंड इन दियारा रीजन। और भी अलग अलग जीवन पे अलग अलग जगह पाया जाएगा, दियारा एंड अदर रीजन, दियारा एंड अदर रीजन। एंड इसके अलावा आपने देखा कगारी सॉइल, एंड थर्ड आपने बात किया था टाल सॉइल के बारे में, टाल मिट्टी आपको पता है, ये सब क्या है, खादर का एग्जांपल है। क्या है सब, ये सैंडी एंड सिल्टी होता है, ये बिल्कुल, इसको हम क्या कहते हैं, ये सैंडी एंड सिल्टी आपको देखने को मिलेगा, सैंडी एंड सिल्टी इन नेचर। सिल्टी क्यों, क्योंकि सिल्टेशन से बन रहा है, ठीक है, ध्यान रखना। क्लियर है, बात समझ में आ गई, हैव यू गॉट द थिंग्स। अब एक बालक का कहना है कि आप स्पीड इंक्रीज कर लो, सो जनता जनार्दन का क्या ओपिनियन है, शुड आई इंक्रीज माय स्पीड टू टीच। हम बल्थर सॉइल के बारे में बात करेंगे, अभी बल्थर की बात करेंगे। यस, टाल जो हमारा सैंडी एंड सिल्टी सॉइल जो है, वो किसके लिए गुड, मतलब फेवरेबल सॉइल है, तो फेवरेबल फॉर कल्टीवेशन ऑफ वाटरमेलन, जिसको जायद क्रॉप्स कहते हैं। और जायद क्रॉप कहां देखने को मिलेगा आपको, पी जिसको मटर कहते हैं, इवन की वाटरमेलन, ककंबर, मस्क मेलन, ये सब के लिए यहां पे आपको देखने को मिलेगा, जिसको दियारा रीजन में ये सब कुछ देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर आप देखो तो द सॉइल ऑफ बिहार हैज बीन डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स बाय द एग्रीकल्चर रिसर्च डिपार्टमेंट, यानी बिहार एग्रीकल्चर रिसर्च डिपार्टमेंट के द्वारा 3 पार्ट में बांटा गया है। शुगर केन का कल्टीवेशन आपको नॉर्थ वेस्ट बिहार में देखने को मिलेगा। नॉर्थ वेस्ट बिहार जो पिडमॉन्ट सॉइल का एरिया है, इवन की जो अपर गोपालगंज वाला एरिया है, उन एरियाज में, बेतिया वाला एरिया, वहां पे आपको शुगर केन का कल्टीवेशन देखने को मिलेगा। तो 3 प्रकार से मिट्टी को बांट सकते हैं, सॉइल ऑफ नॉर्थ बिहार, सॉइल ऑफ साउथ बिहार एंड सॉइल ऑफ सदर्न फ्रंटियर प्लेटू, जो कि नीचे प्लेटू रीजन में देखने को मिलता है। तो सबसे पहले बात करते हैं सॉइल ऑफ नॉर्थ बिहार के बारे में। अगर सॉइल ऑफ नॉर्थ बिहार की हम बात करें तो वहां पे एलुवियल सॉइल ही देखने को मिलता है, एक्सेप्ट नॉर्थ वेस्ट रीजन जो कि चंपारण में शिवालिक रीजन है। अगर चंपारण के शिवालिक रीजन को मैं छोड़ दूं तो रेस्ट पार्ट ऑफ नॉर्थ बिहार प्लेन क्या है, एलुवियल सॉइल का प्रेजेंस देखने को मिलता है, वहां पे आपको एलुवियल सॉइल मिलता है, एक्सेप्ट शिवालिक रेंज। शिवालिक रेंज में क्या मिलता है, शिवालिक रेंज में आप देखोगे तो वहां पे आपको कैसा सॉइल मिलता है, तो वहां पे माउंटेन और फॉरेस्ट सॉइल मिलता है। कैसा, माउंटेन और फॉरेस्ट सॉइल देखने को मिलता है, डेवलप्ड इन द एरिया ऑफ शिवालिक रीजन।
जिसको पिडमॉन्ट सॉइल के नाम से भी जानते हैं, जैसे पिडमॉन्ट सॉइल के नाम से ही हम जानते हैं माउंटेन और फॉरेस्ट सॉइल के नाम से हम इसको जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, तो आपको नॉर्थ बिहार में क्या क्या मिट्टी मिलती है? फर्स्ट पिडमॉन्ट सॉइल, और पिडमॉन्ट सॉइल केवल एक ही डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है, वो डिस्ट्रिक्ट कौन है? प्लीज टेल मी द नेम ऑफ दैट डिस्ट्रिक्ट। वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि शिवालिक इज फाउंड ओनली इन द वेस्ट चंपारण, तो केवल वहीं पे आपको देखने को मिलेगा। फिर आप बताओ तराई सॉइल कहां पाया जाता है? तो तराई सॉइल 7 तराई डिस्ट्रिक्ट, वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया एंड किशनगंज, ये जो 7 डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार है, हु टचेज इट्स बॉर्डर विद नेपाल, जिसे हम तराई डिस्ट्रिक्ट के नाम से जानते हैं, और यहीं पे केवल तराई सॉइल का प्रेजेंस देखने को मिलता है। ओल्ड एलुवियल मींस बलसुंदरी, और ओल्ड एलुवियल सॉइल जनरली एलिवेटेड एरिया में मिलती है, जहां पे जो फ्लड वाटर है रिवर की वो एवरी ईयर पहुंच नहीं पाती है, वहां पे देखने को मिलती है। और खादर मींस न्यू एलुवियल, ये कहां डेवलप हुआ है? तो ये डेवलप हुआ है उस रीजन में जहां पे रिवर का फ्लड वाटर पहुंचती है। तो पहला है पिडमॉन्ट सॉइल के बारे में कुछ स्पेसिफिकेशन आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट, ये कहां पे मिल रहा है? शिवालिक रेंज, वेस्ट चंपारण। इसकी कलर कैसी है? तो ये थोड़ा सा आपको लाइट येलो मिलेगा, है ना? क्या मिलेगा? देखो लाइट येलो। अब लाइट येलो क्यों मिलता है? लाइट येलो इसलिए मिलता है क्योंकि ये इरोजन से बन रहा है। और किसका इरोजन हुआ है? तो इरोजन एंड इनंडेशन की प्रोसेस हो रही है, जो स्टोन है वो कंटीन्यूअसली इनंडेट हो रहा है, इरोजन हो रहा है, और वहीं से डेवलप हो रहा है, तो इसकी थोड़ी कलर लाइट येलो एंड ब्राउन देखने को मिलेगी, क्योंकि जिस रीजन में ये मिट्टी सॉइल डेवलप हो रही है वहां पे शिवालिक रेंज है, और वो कैसा है? सेडिमेंट्री रॉक्स देखने को मिलता है। कैसा? सेडिमेंट्री रॉक्स देखने को मिलता है। फीचर क्या है इसका? हमने लास्ट क्लास क्लाइमेट ऑफ बिहार को डिस्कस किया, और क्लाइमेट ऑफ बिहार में हमने देखा कि जो नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ बिहार है वो मैक्सिमम रेनफॉल गेन करता है, एंड व्हेन वी मूव फ्रॉम द ईस्ट टू वेस्ट देन अमाउंट ऑफ रेनफॉल डिक्रीजेज। तो इन बिटवीन डिक्रीजेज, बट व्हेन रीच टू, व्हेन विंड, जो रेन विंड है, मॉनसूनल विंड है, रीच टू विच एरिया? नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ बिहार, दैट मींस इन द शिवालिक रेंज, तो वहां पे वो अगेन ठीक ठाक वर्षा करा देती है, और इसलिए वहां पे भी आर्द्रता होती है। इसलिए हम नॉर्थ वेस्ट रीजन को सेमी अराइड रीजन कहते हैं, कि वो कंप्लीटली अराइड नहीं है, सेमी अराइड है, मतलब ह्यूमिडिटी होती है, बहुत ज्यादा नहीं होती है, बट नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ बिहार में तो ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है। तो यहाँ पे एक्सेसिव रेनफॉल के कारण और माउंटेन के ऊपर जो स्ट्रीम्स आती हैं, नदियां आती हैं, तो यहाँ का जो मिट्टी का लेयर होता है बहुत ज्यादा थिन हो गया। क्यों हो गया थिन? क्योंकि सिंपल सी बात आप समझिए कि जब वर्षा होगा तो वर्षा जो रेनफॉल है वो इरोजन करेगा, वर्षा का जो रेन वाटर वो क्या करेगा? इरोजन करेगा, अपने साथ मिट्टी को बहा ले जाएगा। और इवन यू कैन सी दैट कि जो रिवर स्ट्रीम्स है, तो स्ट्रीम जो है वो भी तो बहा के ले जाएगा, और इसीलिए यहाँ पे मिट्टी क्या होती है? बहुत ही पतली हो जाती है, मिट्टी की परत बहुत पतली रहती है। पिडमॉन्ट सॉइल रीजन में क्ले फॉर्मेशन बनेगा, क्ले फॉर्मेशन बहुत ही थोड़ा सा होगा, प्रेजेंस ऑफ ह्यूमिडिटी देखने को मिलेगी, यानी कि क्योंकि यहाँ पे रेनफॉल ठीक ठाक हो रहा है, रिवर स्ट्रीम है, और रिवर स्ट्रीम की वजह से यहाँ पे ह्यूमिडिटी ठीक ठाक होती है, लीचिंग की प्रक्रिया होती है। बिल्कुल अराइड, ARID, अराइड मींस ड्राइनेस, अराइड मींस व्हाट? अराइड मींस ड्राइनेस, शुष्कता बनी रहती है मिट्टी की। ओके, फर्टिलिटी मोर फर्टाइल है, क्यों? ड्यू टू हाई अमाउंट ऑफ ह्यूमस, क्योंकि फॉरेस्ट सॉइल है, और फॉरेस्ट में जो प्लांट के लीव्स होते हैं वो क्या बनेगा? जब वो गिरेगा तो किसमें कन्वर्ट होगा? ह्यूमस में कन्वर्ट होगा। तो ड्यू टू अमाउंट ऑफ हाई ह्यूमस, फर्टिलिटी क्या होती है? ज्यादा होती है। और अब देखिए किस प्रकार के फसल उगाए जाते हैं? शुगर केन कल्टीवेशन, मेज कल्टीवेशन, पैडी कल्टीवेशन, इस प्रकार के कल्टीवेशन पिडमॉन्ट सॉइल में बनाए जाते हैं। और पिडमॉन्ट सॉइल को हम लोग क्या बोल रहे हैं? इसी का नाम हमने दिया है, इसी सॉइल को हम लोग कह रहे हैं मॉन्टेनियस सॉइल, मॉन्टेनियस सॉइल। और या क्या कहते हैं इसको? फॉरेस्ट सॉइल के नाम से जानते हैं, फॉरेस्ट सॉइल के नाम से जानते हैं। सो टेल मी, इज देयर एनी क्वेश्चंस? यस, राइस कल्टीवेशन टू बहुत होता है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होता। राइस भी होता है कल्टीवेशन, इवन की बिहार का स्टेपल फूड है राइस, और सबसे ज्यादा बिहार में जो प्रोडक्शन होता है, राइस का प्रोडक्शन बिहार में सबसे ज्यादा होता है, और आफ्टर राइस व्हीट का कल्टीवेशन होता है। तो जो फूड क्रॉप्स बिहार में कल्टीवेट किए जाते हैं उनमें राइस का जो आप कह सकते हो कि स्थान है वो फर्स्ट पोजीशन पर राइस आता है कल्टीवेशन में। ओके, इज देयर एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनीबॉडी? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सॉइल। अब है तराई सॉइल। तराई सॉइल तो आपको तो पता याद हो गया है कि फ्रॉम वेस्ट चंपारण टू किशनगंज 7 डिस्ट्रिक्ट दैट टच बॉर्डर विद नेपाल। राइस एंड पैडी, अरे बहुत तो सेम ही है ना, पैडी मींस धान, और धान से चावल निकलता है, तो राइस कल्टीवेशन होती है, मतलब पैडी कल्टीवेशन होता है। Which soil is acidic in nature? Taraई soil is acidic in nature. You are talking about which soil? Taraई soil. Taraई soil is acidic in nature. Not the Piedmont soil is acidic in nature. Why Taraई soil is acidic in nature? मैंने क्या कहा था आपको? मैंने कैपिलरी मोशन की बात किया था, और कैपिलरी मोशन में क्या होता है कि जब कहीं पे वाटर लॉगिंग होता है, वाटर लॉगिंग का मतलब हुआ कि जल जमाव होगा, तो जल जमाव की वजह से कैपिलरी मोशन की प्रक्रिया होती है, और कैपिलरी मोशन के कारण नीचे के जो सॉल्ट होते हैं वो सरफेस पे आ जाते हैं। जब वाटर क्या होता है? नीचे ट्रेन होता है, और ऊपर जब सॉल्ट का लेयर बन जाएगा तो क्या बन जाएगा? मिट्टी, लवणीय मिट्टी बन जाएगी, एसिडिक मिट्टी बन जाएगी। आपने गौर किया होगा कि जब खेतों में फील्ड को बहुत ही ज्यादा इरिगेट किया जाता है, वहां पे इरिगेशन क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है, तो बहुत ज्यादा इरिगेशन करने के कारण आप देखोगे कि थोड़ा सा नमक जैसा आपको लेयर देखने को मिलेगा खेतों में, उसी को एसिडिक लेयर कहते हैं। और उस एसिडिक लेयर को दूर करने के लिए क्या कहते हैं? कास्टिक पोटास को यूज किया जाता है। KOH, पोटेशियम जो होता है ना, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको कास्टिक पोटास कहते हैं, तो कास्टिक पोटास का हम लोग यूज करते हैं ताकि एसिडिक नेचर ऑफ सॉइल को बदला जा सके, क्योंकि एसिड फूड कल्टीवेशन के लिए यानी कि क्रॉप कल्टीवेशन के लिए फेवरेबल नहीं होता है। तो समझ में आया कि क्यों होता है? तो आप देखो यहाँ पे तराई सॉइल में, क्योंकि तराई रीजन मार्सी एरिया है। व्हाई इट इज मार्सी? बिकॉज ऑल द रिवर हु डिसअपीयर्स इन द भावर रीजन रीअपीयर्स इन द तराई रीजन। तो तराई रीजन में वाटर का प्रेजेंस हमेशा रहता है, इसलिए पूरा का पूरा जो आपको देखने को मिलेगा, कैसा देखने को मिलेगा? यस, लाइम का यूज भी करते हैं, बिल्कुल लाइम यूज करते हैं। तो आप ये पूरा एरिया देखने को कैसा मिलेगा? ये पूरा एरिया आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे ह्यूमिडिटी और मॉइस्चर ज्यादा रहता है, यानी प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर और ह्यूमिडिटी थ्रू आउट द एयर। कलर कैसा है? कलर है लाइट येलो एंड ब्राउन, और नेचर पेबरी। पेबरी थोड़ी सी आपको आप कह सकते हो कि कैसे देखने को मिलेगी? थोड़ा सा आपको रेतीली, मतलब कह सकते हो कि चिपचिपी, मार्सी, इस प्रकार के देखने को मिल जाएगा। अवेलेबिलिटी ऑफ लाइम बट लैक ऑफ नाइट्रोजन एंड फास्फोरस। देखो ये तो ना एकदम रट्टा मार लेना कि बिहार के जितने भी सॉइल्स हैं उन सारे सॉइल्स की एक प्रॉब्लम यही है कि उसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस का कंटेंट नहीं है।
बिहार में फार्मर क्या यूज करता है? बिहार में फार्मर यूज करता है, पहला तो यूज करता है यूरिया। और यूरिया क्यों यूज किया जाता है? यूरिया यूज किया जाता है नाइट्रोजन के जो कमी है उसको पूरा करने के लिए, यानी जस्ट टू फुलफिल द डेफिशिएंसी ऑफ द नाइट्रोजन। और इवन की डीएपी का यूज करते हैं। डीएपी एक फर्टिलाइजर है, नाम सुना होगा, डाई अमोनियम ट्राइफॉस्फेट, डीएपी। तो फॉस्फेट का यूज करते हैं ताकि फास्फोरस के जो डेफिशिएंसी है उसको पूरा किया जा सके। और बिहार के ऑलमोस्ट सॉइल में इसकी प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, नाइट्रोजन और फास्फोरस की। तो लाइम की तो प्रधानता है और बिहार के लगभग आपको सॉइल्स में लाइम मिलेगी। हाँ, कह सकते हो कि ऑल ओवर इंडिया है, बट इंडिया में जो हमारे यहाँ जो रेशियो तय किया गया है 2:4:1 का, उस रेशियो को फॉलो नहीं किया जाता है। अमाउंट ऑफ जो यूरिया बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, जिसकी वजह से आप देख ही रहे हो कि हम आप लोग इन्वायरमेंट में पढ़ोगे कि हम, या तो आपको बायोलॉजी में पढ़ाया जाएगा, जब आपको बायो मैग्निफिकेशन पढ़ाया जाएगा कि हमारे जो शरीर में आज ये फर्टिलाइजर का कंटेंट लगातार बढ़ता जा रहा है। क्यों? क्योंकि हम खेतों में बहुत ज्यादा यूरिया कल्टीवेशन को यूज कर रहे हैं, क्योंकि यूरिया नाइट्रोजनस जो आपका मिनरल्स है उसकी डिफिशिएंसी को फुलफिल करता है। पिडमोंट सॉइल एंड तराई सॉइल बोथ आर फाउंड इन वेस्ट चंपारण। यस, वहां तो देखो वेस्ट चंपारण में आपको माउंटेनियस रीजन भी है, भावर रीजन भी है और तराई रीजन भी है। तो वो भावर, तराई और वो तीनों है। तो एक तो पिडमोंट सॉइल भी वहां पे पाया जाता है, फॉरेस्ट और माउंटेन सॉइल भी। और वहां पे आप देखोगे कि क्या पाया जाता है, एक चीज आप लोग देखोगे कि वहां तराई रीजन में भी तो तराई सॉइल भी पाया जाता है। यस, ब्लू बेबी सिंड्रोम, ये सब आपको बायोलॉजी में पढ़ने को मिलता है। मेजर क्रॉप्स की बात करें, पैडी, जूट और शुगरकेन। पैडी, जूट तो किया जाता है ना, आप देख लो पूर्णिया का इलाका है, उस एरिया में आपको क्या देखने को मिलेगा, जूट की कल्टीवेशन। कटिहार के एरिया में जूट का कल्टीवेशन, यहाँ पे तो मैक्सिमम लेवल पर जूट कल्टीवेशन किया जाता है। बट अराउंडिंग जो सराउंडिंग एरिया देखोगे, जैसे थोड़ा बहुत आपका किसान जो क्या बोलते हैं अररिया वाला इलाका है, वहां भी तो किया जाता है और शुगरकेन का कल्टीवेशन वहां पे होता है। नेक्स्ट है ओल्ड एलुवियल सॉइल, जिसे बांगर या भांगर भी हम कहते हैं, और ये नॉर्थ बिहार में बलसुंदरी के नाम से जानते हैं। तो ये कहां पे मिलेगा? एक तो हमने बात किया था वेस्टर्न रीजन ऑफ घाघरा गंडक दोआब, आपको मैं दिखाता हूं वेस्टर्न रीजन ऑफ घाघरा गंडक दोआब। देखिएगा, क्लास में याद होना चाहिए। देखो ये वाला पार्ट, ये दिख रहा है, ये जो मैंने पीला येलो कलर से बनाया है, ये क्या है? वेस्टर्न रीजन ऑफ घाघरा गंडक दोआब है, यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एंड उसका दूसरा देखोगे जो अपर एरिया है, यहाँ पर देखने को मिलता है। इन जगहों पर कौन सी सॉइल मिलती है? तो यहाँ पे ओल्ड एलुवियल सॉइल मिलती है, जिसको भांगर या भांगर के नाम से जानते हैं। एंड देखो, एंड बूढ़ी गंडक रीजन में कलर कैसा है? तो ब्राउन एंड व्हाइट इसका कलर है। और नेचर थोड़ा सा ये क्षारीय होता है, अल्कलाइन होता है। क्या होता है? अल्कलाइन। और अल्कलाइन तो अच्छी बात है ना, ये तो कल्टीवेटेड मतलब फर्टाइल लैंड है। हाँ, इसकी थोड़ी फर्टिलिटी कम है, परंतु ये है क्या, ये पेबरी नेचर का। मैंने क्या कहा कि थोड़ा बहुत जो होता है मार्सी एरिया में डेवलप हो रहा है, तो इसमें ह्यूमस का कंटेंट बहुत ज्यादा होगा और इसमें पानी बहुत ज्यादा होता है, तो थोड़ा ये चिपचिपा टाइप का भी बना रहता है। नेक्स्ट है द सॉइल इज हेवी। जो ओल्ड एलुवियल सॉइल है वो थोड़ी सी भारी मिट्टी है। क्यों? क्योंकि उसमें चीका का कंटेंट ज्यादा। पूछोगे चीका क्या है? तो चीका मतलब सिलिका, जो आपका सिल्ट जो है उसका कंटेंट ज्यादा है, और इस वजह से ये आपको कैसी मिट्टी दिखती है? थोड़ी सी भारी दिखती है। यहाँ पे लाइमस्टोन क्या है? ज्यादा है, हाई अमाउंट ऑफ लाइमस्टोन, बट एंड पोटास, बट क्या किसकी डिफिशिएंसी मिलेगी? नाइट्रोजन और फास्फोरस की डिफिशिएंसी मिलेगी। तो ऑलमोस्ट एरिया में जितने भी सॉइल्स आपको मिलते हैं, वहां पे नाइट्रोजन और फास्फोरस का आपको क्या देखने को मिलता है? डिफिशिएंसी देखने को मिलता है। ड्यू टू थिकनेस ऑफ सॉइल पार्टिकल, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इज हाई। अब एक बात मैं और आपको बताना चाहता हूं, आप मोस्ट ऑफ पीपल फार्मर फैमिली से बिलोंग करते होंगे, बट रिमेंबर वन थिंग एंड कीप इन योर माइंड, हम खेतों में कल्टीवेशन करते हैं तो प्लोइंग क्यों करते हैं? खेतों की जुताई क्यों करते हैं? फील्ड को प्लॉट क्यों करते हैं? तो प्लो करने का कारण क्या है? प्लोइंग जो हम करते हैं क्यों करते हैं? ताकि मिट्टी का पार्टिकल को थोड़ा सा थिक बनाया जा सके। क्या बनाया जा सके? थिक बनाया जा सके। तो थिकनेस जब बढ़ा देंगे कल्टीवेट, उसको जुताई करके, तो क्या हो जाएगा? उसकी जो वाटर रिटेंशन कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी, और पोर्स ओपन हो जाएंगे। तो पोर्स ओपन होने की वजह से जो एयर है, एयर का सप्लाई भी सॉइल में बढ़ जाएगा। तो जब आप वहां पे प्लांट लगाते हो, तो प्लांट लगाने के कारण उस प्लांट की जड़ों तक हवा का जो फ्लो है, एयर का फ्लो है, वो बेहतर तौर पर पहुंचेगा और आपका प्लांट तेजी से ग्रो करेगा। आपका प्लांट तेजी से ग्रो करेगा और आपको बार बार इरिगेशन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर आप ये काम नहीं करते हो तो आपको ज्यादा इरिगेशन की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो रहेगी वो कम रहती है, और एयर भी नहीं पहुंचेगा। तो एयर नहीं पहुंचेगा रूट तक, तो जो ग्रोथ है प्लांट का वो नहीं होगा। हम लोग नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए क्रॉप साइकिल का यूज करते हैं, जिसको क्रॉप रोटेशन कहते हैं। क्रॉप रोटेशन का मतलब क्या होता है कि व्हेन वी प्रोड्यूस वन लेगुमिनस प्लांट इन बिटवीन टू फूड क्रॉप्स, उसे हम क्रॉप रोटेशन कहते हैं। यानी कि दो फूड क्रॉप के बीच में आप एक लेगुमिनस प्लांट लगा रहे हो, या तो ऑयल फीड का प्रोडक्शन कर रहे हो या तो पल्सेस का प्रोडक्शन कर रहे हो, क्योंकि लेगुमिनस प्लांट के जो रूट्स होते हैं वहां नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया होता है, जो कि एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को फिक्स करके अमोनिया में कन्वर्ट करता है, और वो प्लांट क्या करता है? उसे कंज्यूम करता है, यूज करता है। तो इन्वायरमेंट से जो नाइट्रोजन की आवश्यकता करता है, तो इससे मिट्टी में जो नाइट्रोजन की डिफिशिएंसी वो कम हो जाती है। तो जब उसके बाद आप फूड क्रॉप कल्टीवेट करोगे तो उसकी प्रोडक्शन क्या होगी? प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी। इसलिए कहा जाता है कि क्रॉप रोटेशन को फॉलो किया जाना चाहिए। अगर आप क्रॉप रोटेशन नहीं करोगे और सेम टाइप ऑफ फूड क्रॉप को आप कंटिन्यूअसली कल्टीवेट करोगे, तो मिट्टी की जो प्रोडक्टिविटी है, मिट्टी की जो फर्टिलिटी है, वो लगातार क्या होती जाएगी? कंटिन्यूअसली डिक्रीज होती चली जाएगी, और एक समय के बाद लैंड बैरन हो जाएगा, बंजर हो जाएगा। मेन क्रॉप शुगर केन, टोबैको, व्हीट, पैडी यहाँ पे देखने को मिलता है। नेक्स्ट है खादर या न्यू एलुवियल सॉइल। ये कहां पे? मेनली कोसी रीजन में डेवलप होगा, लेकिन सहरसा पूर्णिया ये काफी एरिया में फैला हुआ है। ये डार्क ब्राउन और ब्लैक है। अब देखो ध्यान रखना, ये डार्क ब्राउन और ब्लैक क्यों है? क्योंकि क्या ये ब्लैक सॉइल है? नहीं, ड्यू टू हाई प्रेजेंस ऑफ ह्यूमस। ड्यू टू हाई प्रेजेंस ऑफ ह्यूमस, ड्यू टू हाई प्रेजेंस ऑफ ह्यूमस द कलर ऑफ सॉइल इज डार्क ब्राउन और ब्लैक। और यहां पे क्या मिलेगा? नाइट्रोजन की डिफिशिएंसी मिलेगी। मेजर क्रॉप्स पैडी एंड जूट। डिनडेशन का मतलब होता है क्षरण होना, अपर्दन होना, टूटना। यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट रीजन में क्या होता है? एक्सेस रेनफॉल होता है। और जूट कैसा है? जूट की अगर बात करें तो जूट को ज्यादा पानी चाहिए। जूट कल्टीवेट करने के लिए क्या चाहिए? ज्यादा पानी चाहिए। इसीलिए पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जूट कल्टीवेशन बांग्लादेश में होता है। एंड देन आफ्टर बांग्लादेश इंडिया सेकंड पोजीशन पर आता है, और इन इंडिया वेस्ट बंगाल क्या करता है? सबसे ज्यादा जूट कल्टीवेशन करता है। और आफ्टर वेस्ट बंगाल बिहार इज द सेकंड स्टेट इन इंडिया हु कल्टीवेट जूट, क्योंकि जूट ट्रॉपिकल क्रॉप्स है और इसको कल्टीवेट करने के लिए हाई वाटर चाहिए, ज्यादा पानी चाहिए। और नॉर्थ ईस्ट रीजन में क्या होता है? वर्षा भी खूब ज्यादा होती है, तो वहां जूट कल्टीवेशन हो सकता है खूब बढ़िया तरीके से। दियारा रीजन में हम लोग न्यू काप सॉइल कहते हैं, और ये किसके लिए यूजफुल है? दियारा रीजन वाला मिट्टी। तो ये यूजफुल है, आप कह सकते हो सुटेबल फॉर कल्टीवेशन ऑफ जायद क्रॉप, सुटेबल फॉर कल्टीवेशन ऑफ जायद क्रॉप। एग्जांपल
एग्जाम्पल आप कह सकते हो कि पी मटर है, या तो वाटरमेलन है, वाटरमेलन, ककम्बर, ककम्बर, ये आपको ध्यान रखना है। ये सब यहाँ पे खूब उगाया जाता है, जिसको दियारा रीजन कहते हैं। आगे बढ़ूं, यहाँ तक ठीक है सबको? एनी क्वेश्चंस? एनी क्वेश्चंस? चलो तो बात करते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ सॉइल के बारे में, सॉइल ऑफ साउथ बिहार। अब साउथ बिहार की मिट्टियों को देख लेते हैं। ये कहां से कहां तक चलेगा? तो गंगा रिवर से छोटा नागपुर प्लेटू के रीजन में डेवलप हुआ है। यहाँ पे एक तो कगारी सॉइल है जो गंगा के किनारे पर डेवलप हुआ है, एक टाल सॉइल है, ये भी हम देख चुके हैं, एक ओल्ड एलुवियल सॉइल है और एक बल्थर सॉइल है। क्या है? बल्थर सॉइल देखने को मिलता है। तो सबसे पहले कगारी सॉइल कहां पे बन रहा है? गंगा के दक्षिणी किनारे पर बनता है। कहां पे? गंगा के दक्षिणी किनारे पर बनता है। अभी आपकी 2 ही क्लास है, आप होप तो कि आपकी अदर क्लास भी शेड्यूल होगी, जल्दी ही शेड्यूल होगी। डेफिनेटली इट इज द होलसम डिसीजन ऑफ द मैनेजमेंट, और वो क्योंकि मैनेजमेंट रिस्पांसिबल होती है आपकी बैच के टाइमली कंप्लीशन के लिए, और वो डेफिनेटली अपने सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए आपकी अदर क्लासेज को भी स्टार्ट करेंगे। बट शायद अभी आपकी 2 क्लासेज चल रही है एंड आने वाले समय में और भी क्लासेज आपकी स्टार्ट हो जाएंगी। कगारी सॉइल कहां डेवलप होती है? कगारी सॉइल डेवलप होती है सदर्न बैंक्स ऑफ गंगा पे, यानी गंगा का जो दक्षिणी किनारा है, जो सदर्न एज ऑफ गंगा है वहां पे। और ये लाइम प्राइम सॉइल होगा। आपको कैसा लाइम प्राइम क्या चूना पत्थर वाला मिट्टी बन रहा है, तो ये बिल्कुल वहां पे बन रहा है, इसलिए उस तरह का मिट्टी है। तो ये व्हाइट ब्राउन इन कलर होगा, थोड़ी हल्की लाइट है और ब्राउन होगा। ये आपको देखने को मिल जाएगा जब गंगा किनारे जाओगे तो आपको देखोगे, ये आपको दिखेगा, क्योंकि ये सिल्ट से बनता है, सिल्ट के जमाव से बन रहा है। नेक्स्ट है टाल सॉइल, जो कि हमने टाल एरिया में देखा था। कहां पे? टाल एरिया में हमने देखा था, ये वहां पे बनता है टाल रीजन में। और टाल कैसे बनता है ये आपको पता है। तो जो 8 to 10 किलोमीटर का पैच है, 8 से 10 किलोमीटर का पूरा पैच देखने को मिलता है साउथ बिहार में, गंगा से शुरू होकर। आप देखोगे, यानी आप ऐसे समझिए, ये आपकी गंगा रिवर है ना? ऐसा नहीं प्रवाहित होती है, बट हम ऐसा दिखा लेते हैं ताकि हमें लगे कि हाँ नदी बह रही है, गंगा रिवर। तो गंगा रिवर का जो नीचे आप देखोगे कहां टू 8 to 10 किलोमीटर, ये वाला जो 8 to 10 किलोमीटर है, यहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा? टाल सॉइल देखने को मिलेगा। कौन सा मिट्टी? टाल सॉइल देखने को यहां पे मिल जाता है। ठीक है, और ये भी पार्टिकल से बना है, और चूंकि इसमें भी आपको क्या देखने को मिलेगा? इसमें आपको देखने को मिलेगा कि ब्राउन कलर का होता है। कैसा होता है? ब्राउन कलर का होता है, ब्राउन कलर। और कभी कभी आपको थोड़ा सा काला भी जैसा देखने को मिलेगा। तो काला क्यों होता है? ब्लैक होता है, ह्यूमस के कंटेंट के कारण ये ब्लैक दिखता है। और यहाँ पे पल्सेज और ऑयल सीड, राबी क्रॉप्स के कल्टीवेशन के लिए ये टाल सॉइल बहुत फेमस है। तो आप पूछोगे सर यहाँ पे खरीफ क्रॉप्स क्यों कल्टीवेट नहीं किया जाता है? खरीफ क्रॉप्स जिसकी जो सोइंग होती है, सोइंग पीरियड होती है, वो होती है जून जुलाई, विद ऑनसेट ऑफ मानसून, विद ऑनसेट ऑफ मानसून, यानी कि जब मानसून का आगमन होता है तब स्टार्ट होता है उसकी सोइंग, और हार्वेस्ट होता है अक्टूबर नवंबर में। हमारे बिहार में छठ, जिसको एक महा फेस्टिवल के नाम से जानते हैं, तो यूजुअली आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो घरों में छठ पूजा होती है वहां पे न्यू राइस का यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि जनरली छठ अक्टूबर नवंबर में होती है और उस महीने में खरीफ क्रॉप को कल्टीवेट कर लिया जाता। बट रिमेंबर वन थिंग, आप देखोगे कि पूरा का पूरा जो टाल रीजन है ये तो जुलाई में डूब जाता है, सबमर्ज हो जाता है इनटू वाटर। तो वाटर सबमर्जेंस की वजह से खरीफ क्रॉप तो यहाँ पे कल्टीवेट करना पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए यहाँ पे राबी क्रॉप का कल्टीवेशन होता है। और ये राबी क्रॉप के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, जिसमें पल्सेज के कल्टीवेशन के लिए, ऑयल सीड के कल्टीवेशन के लिए, इवन व्हीट का कल्टीवेशन के लिए भी बहुत फेमस देखने को मिलता है। तो यहाँ पे गेहूं भी अच्छी उगाई जाती है। और इवन की इस रीजन वाले जो लोग होते हैं वो अनियन का कल्टीवेशन बहुत ज्यादा करते हैं। प्याज की खेती बहुत ज्यादा इस क्षेत्र में होती है, क्योंकि प्याज एक ऐसी क्रॉप है जिसको ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा चाहिए, यानी कि उसको इरिगेशन खूब ज्यादा चाहिए। अगर उसकी मिट्टी में नमी, मिट्टी में ह्यूमिडिटी नहीं बनी रहेगी, मॉइस्चर नहीं रहेगा, तो वो क्या होगा? प्लांट खराब हो जाता है। तो उसको बार बार इरिगेशन चाहिए। और यहाँ तो देखो पानी खूब रहता है, क्योंकि पूरा कितने महीने तक लगातार डूबा रहता है, 4-5 महीने तक ह्यूमिडिटी यहाँ ज्यादा होती है, और इसकी वजह से बीट, पल्सेज, ऑयल सीड और इवन की जिसको हम लोग कहते हैं अनियन कल्टीवेशन खूब ज्यादा होती है। और लेगुमिनस प्लांट के लिए तो उनको इरिगेशन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं होती इरिगेशन का। ये पटना से मोकामा के 8 to 10 किलोमीटर में आपको पूरा टाल सॉइल का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। नेक्स्ट है ओल्ड एलुवियल सॉइल। ओल्ड एलुवियल सॉइल से क्या कहते हैं? करैल कैवाल सॉइल के नाम से जानते हैं। करैल कैवाल मिट्टी कहां से कहां तक है? तो बिहार के ऑलमोस्ट पार्ट में तो यही है, रोहतास, पटना, गया, मुंगेर, भागलपुर, इन रीजन में आपको ये मिट्टी मिलेगी। बट एकदम से जो गंगा का चिपका हुआ किनारा है वहां पे आपको कैसी मिट्टी मिलती है? टाल मिट्टी मिलती है। और गंगा का जो एज है, सदर्न बैंक्स ऑफ गंगा, वहां तो कगारी सॉइल मिलती है। तो ये जो मिट्टी है वो बैलेंस नेचर है, एसिडिक और अल्कलाइन का, और ये फर्टाइल नेचर का मिट्टी है। यहाँ खेती बहुत अच्छी होती है। आप देखिए ना कितनी ज्यादा वेजिटेबल की कल्टीवेशन होती है। और थोड़ा सा और पीछे जाओगे तो वहां पे पैडी और व्हीट की कल्टीवेशन बहुत ज्यादा होती है। मोर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, वेट पैडी, व्हीट, बाजरा, अरहर, इन सब की खेती किया जाता है ओल्ड एलुवियल सॉइल में। अब आगे बढ़ते हैं, एक मिट्टी है बल्थर, और हम देखा ना कि बल्थर कहां बन रहा है? तो बल्थर जो साउथ की प्लेटू रीजन में मिट्टी पाई जाती है, और ओल्ड एलुवियल सॉइल है उसके बीच बीच का जो हिस्सा है उसको क्या कहते हैं? बल्थर सॉइल के नाम से जानते हैं। यानी देखो मैं फिर से बताता हूं, समझिएगा। एक नीचे जो ये पूरा का रीजन जो मिट्टी का बन रहा है, ये क्या बन रहा है? ये बन गया रेड एंड येलो सॉइल। ठीक है, देखिएगा ये क्या है? रेड एंड येलो सॉइल है, रेड एंड येलो सॉइल है। और बाकी जो पूरा ऊपर का मिट्टी आपको देखने को मिलेगा, ये वाला पार्ट, ये ऊपर की मिट्टी क्या है? ये है ओल्ड एलुवियल सॉइल, ओल्ड एलुवियल सॉइल है। तो बीच में जो पैच बचा, बीच में जो ये पैच बचा, यहां ही आपको क्या मिलती है? वल्थर सॉइल मिलती है। तो क्या कहते हैं? वल्थर सॉइल के नाम से जानते हैं। क्लियर? वल्थर सॉइल कहां पे मिलती है? साउथ बिहार के रीजन में मिलती है। कैमूर से लेकर के भागलपुर में इस पूरे पैच में इस मिट्टी का डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। तो ये इस मीटिंग जोन में मिलती है, जहां पे छोटा नागपुर प्लेटू और गंगेटिक प्लेन मिलता है। तो गंगेटिक प्लेन और छोटा नागपुर प्लेटू के बीच का जो मीटिंग पॉइंट होता है वहां पे मिलेगा। ये थोड़ी सी कंकरी है। पूछोगे सर ये कंकरी क्यों है? क्योंकि इसमें एक तो ओल्ड एलुवियल सॉइल भी है, और प्लेटू रीजन की वजह से वहां पे जो पथरीला पार्ट जो होता है, पेबली पार्ट भी वहां पे देखने को मिलेगा। तो कंक्रीट मिट्टी, कंकरी मिट्टी कहते हैं। ये लाइट रेड कलर का होता है, हालांकि रेड सॉइल नहीं है। नेचर एसिडिक होता है, जिसकी वजह से इसकी फर्टिलिटी कम होती है। यहाँ पे कोर्स ग्रेन, मोटा अनाज वगैरह उगाया जाता है, और ऑयल सीड या पल्सेज के क्रॉप्स उगाए जाते हैं बल्थर सॉइल में। तो बल्थर सॉइल आपको साउथ बिहार के रीजन में मिलता है। तो पूछा जा सकता है कि बल्थर सॉइल इज अ फीचर ऑफ नॉर्थ बिहार और साउथ बिहार। सो रिमेंबर इट इज द फीचर ऑफ द साउथ बिहार, नॉट द नॉर्थ बिहार। और इसकी फर्टिलिटी क्या होती है? कम होती है, लो फर्टाइल सॉइल है ये।
अब आते हैं सॉइल ऑफ सदर्न फ्रंटियर प्लेटू। यहाँ दो ही मिट्टी पाई जाती है, एक रेड एंड येलो सॉइल पाई जाती है और दूसरी रेड सैंडी सॉइल पाई जाती है। तो पहला रेड सैंडी सॉइल जो कि बिंधन रॉक रीजन में मिलेगा, कैमूर और रोहतास के इलाके में ही इस मिट्टी देखने को मिलती है। यहाँ पे सैंड होगा, इवन के रेड चीका पाया जाता है, चीका मतलब सिल्ट, उसकी जो मिट्टी के पाउडर जो होते हैं। एंड लेटराइट आर फाउंड इन दिस सॉइल। और लेटराइट सॉइल कहाँ डेवलप होगा? तो जहाँ पे रेनफॉल की वजह से लीचिंग की प्रक्रिया हो जाती है, तो लीचिंग के कारण जो मिट्टी के फाइन पार्टिकल्स होते हैं वो तो इरोड हो जाते हैं, तो बाकी जो मिनरल वाला पार्ट बच जाता है उसको हम लोग लेटराइट नेचर कहते हैं। इसकी फर्टिलिटी क्या होती है? कम होती है। लेकिन आपको मैं एक बात बताता चलूं, जो कैमूर रोहतास का रीजन है इसकी फर्टिलिटी तो कम थी क्योंकि यहाँ पे रेनफॉल भी कम होता है। बट जब यहाँ पे सोन कनाल डेवलप किया गया, बिहार में जो सोन रिवर प्रोजेक्ट है वो पहला रिवर प्रोजेक्ट है। इसके पहले कुछ और था, दामोदर घाटी था। अब तो दामोदर घाटी कहाँ चला गया? झारखंड में। तो बिहार में क्या बचा? सोन। इसलिए बिहार का ओल्डेस्ट रिवर वाटर प्रोजेक्ट क्या है? सोन रिवर है। और सोन रिवर के कारण वहां पे देखने को मिलेगा कि इस वहां पे कैनल डेवलप किया गया है और कैनल डेवलप करने की वजह से ये पूरा का पूरा रीजन इरिगेटेड हो गया है। और आज के डेट में नाउ एट प्रेजेंट रोहतास इज नोन एज द राइस बॉल ऑफ द बिहार। वाई? क्यों राइस बॉल के तौर पर डेवलप हुआ? क्योंकि कंटिन्यूअसली इरिगेशन की फैसिलिटी यहाँ पे डेवलप करा दी गई और इरिगेशन की फैसिलिटी के कारण यहाँ पे राइस की कल्टीवेशन बहुत ज्यादा होती है, प्रोडक्शन भी ज्यादा होता है और प्रोडक्टिविटी भी ज्यादा है। यानी पर हेक्टेयर ऑफ लैंड जो राइस की प्रोडक्टिविटी है वो बहुत ज्यादा है और इसीलिए इस रीजन को राइस बॉल ऑफ बिहार के नाम से जानते हैं, रोहतास वाले रीजन को। तो ये बहुत ज्यादा कम फर्टाइल रीजन था, लो फर्टाइल सॉइल था, बट ड्यू टू इरिगेशन क्या हो चुका है? ये बहुत ज्यादा फर्टाइल हो गया। आप इसी प्रकार के एग्जांपल आप जब इंडियन ज्योग्राफी पढ़ते हो तो वहां भी पढ़ते हो। एक जो पार्ट है आपका जिसको आप लोग कहते हो चंबल रीजन। हैव यू हर्ड द नेम ऑफ चंबल रीजन? चंबल के डाकू बड़े फेमस है। तो चंबल रीजन क्या था? एक तरह का रफ्ट या रग्ड टेरेन था, ऊबड़ खाबड़ मैदान था। वहां पे इंदिरा गांधी कैनल डेवलप किया गया, पंजाब के हरिके से सतलज से नहर निकाली गई और पूरा का पूरा चंबल रीजन को इरिगेट करती है। और आज चंबल रीजन मस्टर्ड कल्टीवेशन के लिए जानी जाती है। पूरे भारत में मस्टर्ड कल्टीवेशन के लिए बहुत ज्यादा है, फेमस है वो। नेक्स्ट रेड येलो सॉइल, और इसमें आयरन की अवेलेबिलिटी के कारण क्या होता है? ये आयरन एलिमेंट की अवेलेबिलिटी के कारण, ध्यान रखना, आयरन एलिमेंट की अवेलेबिलिटी के कारण क्या होता है? इसकी कलर रेड होती है और जब ये हाइड्रेशन होता है, वाटर इसमें मर्ज होता है तो ये क्या बन जाता है? येलो बन जाता है। और ये कहां पे है? साउथ ईस्ट बिहार, धारवाड़ रीजन में देखने को मिलता है। यस, 12th फेल में चंबल के बारे में बताया गया है। 12th फेल मूवी जो जिस पर्सन के ऊपर बेस्ट है वो चंबल रीजन से बिलोंग करते हैं। वहां पे मस्टर्ड कल्टीवेशन बहुत ज्यादा होती है। ये कैसे बन रहा है? तो ग्रेनाइट नीस इन चट्टानों के टूटने से बन रहा है। यहाँ पे न्यूट्रिएंट एंड ह्यूमस की डिफिशियंसी होगी तो फर्टिलिटी क्या होती है? इसकी कम होती है। इसकी फर्टिलिटी कम होती है। देखो बिहार अगर हम बात करें फूड कल्टीवेशन में यानी फूड क्रॉप्स में 8 पोजीशन पे आता है, बट अगर राइस कल्टीवेशन की बात करें तो शायद 4th-5th पे आता है। एक्जेक्टली मैं नहीं श्योर नहीं हूं, बट 4th-5th पे आता है। ऐसे ओवरऑल अगर फूड क्रॉप की प्रोडक्शन की बात करें तो 8 पोजीशन पे बिहार आता है। एंड एक्सपेंस ऑफ लेटराइट सॉइल यहाँ पे देखने को मिलता है बांका डिस्ट्रिक्ट में। ध्यान रखना, ये सवाल आपसे पूछता है, नोट करके इसको लिख लेना है कि बिहार में आपको लेटराइट सॉइल का प्रेजेंस कहां देखने को मिलेगा? तो आपको बांका रीजन में देखने को थोड़ा बहुत मिलता है। और बांका रीजन में कौन सी माउंटेन है? तो मंदार माउंटेन है, मंदार प्लेटू है। जमुई, गया और नवादा, यहाँ पे मिट्टी में माइका होती है। माइका मींस अवरक, और जिसकी वजह से जो मिट्टी है थोड़ी सी चमकीली प्रतीत होती है। अगर आप नवादा से बिलोंग करते हो तो वहां की सॉइल को देखोगे वो थोड़ी सी शाइनी लगेगी, चमकीली लगेगी। क्यों? क्योंकि उसमें माइका का प्रेजेंस होता है, अवरक का प्रेजेंस होता है। और दो नेचर का और होता है जो बिहार में देखने को मिलता है, ये सब बहुत डिटेल में आप ज्योग्राफी क्लास में पढ़ते हो। एक आप लोग जान लो, पेडिकल्स के बारे में कहते हैं। पेडिकल्स उन सॉइल को कहा जाता है जहां पे लाइम कंटेंट ज्यादा होता है, यानी मिट्टी में जो चूने की मात्रा होती है वो ज्यादा होती है, उसको पेडिकल्स कहते हैं। और दूसरा पेल्फर्स होता है जिसमें आयरन कंटेंट ज्यादा होता है। आयरन और एल्यूमिनियम कंटेंट जिस सॉइल में ज्यादा होगा उसको पेल्फर्स कहते हैं। और जिसमें लाइम कंटेंट ज्यादा होगा उसको हम लोग पेडिकल्स के नाम से जानते हैं। तो दो चीजें हैं, एक तो पेडिकल्स है और एक पेल्फर से। ध्यान रखना पहली पॉइंट कि बांका डिस्ट्रिक्ट में आपको लेटराइट सॉइल के पैचेज थोड़े बहुत देखने को मिल जाते हैं। और लेटराइट सॉइल कैसे डेवलप होता है? इट इज डेवलप्ड ड्यू टू द लीचिंग प्रोसेस। इट इज डेवलप्ड ड्यू टू द लीचिंग प्रोसेस। तो ध्यान रखना कि जब हम लेटराइट सॉइल की बात करते हैं तो डेवलप्ड ड्यू टू लीचिंग प्रोसेस, डेवलप्ड ड्यू टू लीचिंग प्रोसेस, ये देखने को मिलता है। लीचिंग प्रोसेस के कारण ये डेवलप होता है। ठीक है, अब देखो अगर हम बात करें नवादा, जमुई, गया में, क्योंकि बिहार में जो अवरक पेटी है, माइका बेल्ट है, वो माइका बेल्ट कहाँ है? गया और नवादा डिस्ट्रिक्ट में है माइका बेल्ट। तो यहाँ पे आपको माइका के प्रेजेंस के कारण मिट्टी थोड़ी सी साइन लगती है। और पेडिकल्स क्या बोलते हैं? पेडिकल्स का मतलब होता है जिन मिट्टियों में लाइम कंटेंट ज्यादा होता है उसको पेडिकल्स कहते हैं, और जिन मिट्टियों में आयरन और एल्यूमिनियम कंटेंट ज्यादा होता है उसको पेल्फर्स के नाम से जानते हैं। इतनी सारी सॉइल है जो बिहार में आपको जानना है। अब बताओ, सारी मिट्टी पढ़ लिया, अब मैप पर आपको मिट्टी याद है। अब आंखें बंद करो और सोचो कि मिट्टी कहां कहां पे कौन सी मिट्टी देखने को मिल रही है। आपके पास 20 सेकंड का समय है ये सोचने के लिए। सारी चीजें क्लास में याद कर लेनी है, क्लास के बाद आपको याद करने की आवश्यकता पड़े इसका मतलब है कि क्लास में अटेंशन कम है और या तो मैं ठीक से पढ़ा नहीं रहा हूं आपको। दो ही चीजें हो सकती हैं। फाइल तो बहुत सारा है, लेकिन जो मैंने मैप आपको इतने समय से बताया था, जब मैं डे 1 से, जब मैंने आपको जियोलॉजी ऑफ बिहार पढ़ाया, जब मैंने आपको फिजियोग्राफी ऑफ बिहार पढ़ाया, तो मैंने ये कितनी बार चर्चा किया था कि देखो इस रीजन में इस प्रकार की सॉइल मिलेगा, और फिर मैंने सॉइल को भी आपको डिफरेंट पार्ट में समझाया। तो बस दिमाग में वही सारी बातें याद रखनी है, बाकी सारा का सारा चीजें सेम टू सेम है। एक फल कह रहा है पूरा दिमाग मिट्टी मिट्टी हो गया है सर, इतना भी मिट्टी मिट्टी नहीं कर लेना है। अब देखो होली भी समाप्त हो गया, होली में तो कीचड़ खेला जाता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक प्रॉब्लम्स की बात कर लेते हैं कि बिहार में मिट्टी की समस्या क्या है, सॉइल प्रॉब्लम्स इन बिहार क्या है। तो पहला सॉइल इरोजन, और सॉइल इरोजन क्यों हुआ है, सॉइल इरोजन होने के पीछे का कारण क्या है। देखो सॉइल इरोजन के बहुत सारे कारण है ना। सॉइल इरोजन के बहुत सारे कारण, अरे कैरेक्टरिस्टिक तो बहुत आसान है ना, बेसिक बेसिक तो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, छोटे छोटे तो पॉइंट याद रखने हैं, बाकी तो सब मैप वाला ही चीज देखने को मिलता है। अगर आप देखो कि हमने क्या कहा, इन सारी मिट्टियों को अगर देखो कि कौन सी मिट्टी कहां पाई जा रही है, कौन सी मिट्टी कहां पाई जाएगी, ये तो हमने मैप पे समझाई दी आपको। जब ये पॉइंट क्लियर है कि कौन सी मिट्टी का लोकेशन क्या है, तो कैरेक्टरिस्टिक में 3-4 पॉइंट तो यही लिखा है हमने, बस एक ही। और दूसरा एक तो रेडीमेड मटेरियल मैंने आपको बताया कि बिहार की जितनी भी सॉइल है उन सॉइल में लाइम का कंटेंट होगा। हाँ सर, यस लाइम का कंटेंट होगा। तो किसकी डिफिशियंसी होगी, आयरन और फास्फोरस, माफी चाहूंगा, नाइट्रोजन एंड फास्फोरस की डिफिशियंसी होगी। यस नाइट्रोजन एंड फास्फोरस की डिफिशियंसी देखने को मिलती है, तभी तो हम यूरिया और डीएपी जैसे फर्टिलाइजर का यूज करते हैं। तो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक याद कर लो।
और आपने क्लाइमेटोलॉजी भी पढ़ लिया बिहार का कि वर्षा कहाँ ज्यादा हो रही है, कहाँ कम हो रही है, तो इसके आधार पर भी आप कैरेक्टरिस्टिक को याद कर पाओगे कि अच्छा यहाँ वर्षा कम हो रही है, इसका मतलब ड्राइनेस ज्यादा होगा, तो इसकी कल्टीवेशन थोड़ी कम होगी, यहाँ वर्षा ज्यादा हो रही है तो यहाँ पे कल्टीवेशन ज्यादा होगा। सिंपल सी तो बात है। चलो अब बात करते हैं बिहार में मिट्टी का इरोजन, सॉइल इरोजन इन बिहार, सॉइल प्रॉब्लम इन बिहार। तो आज मिट्टी की अपरदन एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है। एक तो मिट्टी का अपरदन क्यों हो रहा है, क्योंकि फ्लड वाटर की वजह से भी मिट्टी का अपरदन हो रहा है। दूसरा, हमने डिफॉरेस्टेशन बहुत ज्यादा कर दिया है, डिफॉरेस्टेशन बहुत ज्यादा किया है। तो आप यहां समझिए कि एक तो है सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन। तो ये सॉइल इरोजन क्यों हो रहा, सॉइल इरोजन क्यों हो रहा है? आप सॉइल इरोजन को देखो, इसके क्या क्या रीजन है। तो इसका एक रीजन पता है आपको क्या है? इसका एक रीजन है ओवर इरिगेशन, ओवर इरिगेशन। आवश्यकता से ज्यादा सिंचाई किया जा रहा है। अगर किसी व्यक्ति को आप उसके पेट से ज्यादा खिला दोगे तो क्या होगा, उसका तो हाजमा खराब ही हो जाएगा। तो एक बात वहीं ओवर इरिगेशन देखने को मिलता है, ये प्रॉब्लम है। यस, ओवर ग्रेजिंग भी है, बिल्कुल दैट्स टू गुड, ओवर ग्रेजिंग भी है। ओवर ग्रेजिंग क्योंकि जो ग्रास होता है वो ग्रास होल्ड करके रखता है, और जब ग्रास ओपन हो जाएगा यानी कि लैंड ओपन हो जाएगा तो वो क्या होगा, जो हवा के साथ यानी कि एयर के साथ, वाटर के साथ वो मिट्टी इरोड हो जाती है। तो ये भी है। तीसरा डिफॉरेस्टेशन है, तीसरा क्या है, डिफॉरेस्टेशन। क्योंकि जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है और बढ़ी हुई जनसंख्या के नीड्स को फुलफिल करने के लिए आज हम क्या कर रहे हैं, बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। तो डिफॉरेस्टेशन भी देखने को मिलता है। तो आपको यहां ध्यान रखना है रीजन क्या क्या है, कारण क्या क्या है। तो एक तो आपको यहां पे देखने को मिलेगा ओवर इरिगेशन है, दूसरा कारण देखने को मिलेगा ओवर ग्रेजिंग है, तीसरा देखने को मिलेगा डिफॉरेस्टेशन देखने को मिलता है। ये सब रीजन हैं किसके, सॉइल इरोजन के, किसके, सॉइल इरोजन के। तो आज सॉइल इरोजन हो रहा है। हाँ, कह सकते हो कि सर पुअर एग्रीकल्चर, पुअर नहीं, जैसे आप एक चीज यहां पे कह सकते हो, पुअर के बजाय आप कहो कि प्रिमिटिव एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, प्रिमिटिव एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। अब प्रिमिटिव एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस क्या है, तो आपको झूम कल्टीवेशन का नाम पता होगा, है ना, झूम बराबर झूम। झूम कल्टीवेशन जिसको स्लैश एंड वर्न कल्टीवेशन भी कहते हैं, और जनरली ट्राइबल पीपल के द्वारा किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, ध्यान रखना। एनीबॉडी नोज अबाउट द झूम कल्टीवेशन, स्लैश एंड वर्न कल्टीवेशन, स्लैश एंड वर्न कल्टीवेशन। तो स्लैश एंड वर्न कल्टीवेशन क्या है, आप हाँ आप कह सकते हो बिल्कुल यूज ऑफ पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर। तो उसकी वजह से ना मिट्टी की प्रोडक्टिविटी कम हो रही है, इरोजन नहीं हो रहा। क्या हुआ, मिट्टी की प्रोडक्टिविटी कंटिन्यूसली क्या हो रही है, कम हो रही है, क्योंकि एक्सेस ऑफ पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर के कारण जो मिट्टी के माइक्रोब्स होते हैं, जो नेसेसरी माइक्रोब्स होते हैं, वो उनकी डेथ हो जाती है। तो मिट्टी एक तरह से वैरन हो रही है, उसकी फर्टिलिटी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। फ्लड रीजन, हाँ एक चीज और आप कह सकते हो कि फ्लड रीजन है, बट फ्लड मिट्टी बनाती भी है, भाती है तो बनाती भी है। स्लैश एंड वर्न कल्टीवेशन में क्या होता है कि जो फार्मर्स होते हैं वो किसी पैच ऑफ फॉरेस्ट को क्लियर करते हैं, पेड़ को काटते हैं, मिट्टी को वहां पे लैंड को प्रिपेयर करते हैं। जब ऑनसेट ऑफ मानसून होती है तो वो खेती करते हैं और वहां पे वो कल्टीवेशन करते हैं टिल जब तक उसकी प्रोडक्टिविटी बनी रहे, और जब प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है तो क्या करते हैं, दूसरे एरिया में शिफ्ट कर जाते हैं, दूसरे एरिया में क्या करते हैं, शिफ्ट कर जाते हैं। अब इस सॉइल इरोजन का सॉल्यूशन क्या है, तो डिफॉरेस्टेशन है। तो क्या करना है, अफॉरेस्टेशन करना है, पेड़ पौधा बहुत ज्यादा लगा दो, अफॉरेस्टेशन। और इसकी नीड तो आज बहुत ज्यादा हो गई है, इसकी नीड तो आज बहुत ज्यादा हो गई है। आप देखो अभी हम किस मंथ में आ चुके हैं, मार्च लास्ट वीक में आ चुके हैं, और जैसे ही मार्च लास्ट होगी तो अप्रैल आएगा, क्योंकि इक्विनॉक्स, आज भी इक्विनॉक्स में हम लोग जी रहे हैं, 20 और 21 क्या है, इक्विनॉक्स है। तो इक्विनॉक्स कल था, आज भी थोड़ा बहुत है। अब सन कहां पे मूव करेगा, नॉर्थ हेमिस्फीयर में। और जब नॉर्थ हेमिस्फीयर की अगर बात करेंगे तो क्या होगा, अब गर्मी बढ़ेगी, और अप्रैल में तो अप्रैल जाते जाते तो आपको गर्मी पता लगने लगेगा कि पेड़ लगाना कितना जरूरी है। यस, ये ट्राइबल लोग करते हैं कल्टीवेशन। तो यहाँ ध्यान रखना, टेरेस्ट फार्मिंग इन हिली एरिया। हिली एरिया में क्या होता है कि जब वर्षा आती है तो वर्षा पूरा का पूरा अपने साथ बहा ले जाती है ना, क्या करती है, अपने साथ सॉइल को बहा ले जाती है। इसलिए टेरेस कल्टीवेशन की बात करते हैं, थोड़ा सा वहां पे क्या कर देना, किनारा बना देना, खेतों में एज बना देना। बैन ऑन शिफ्टिंग कल्टीवेशन, काउंटर एग्रीकल्चर किया जाए, इस प्रकार से हम सॉइल इरोजन को क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। फिर दूसरा है अनकंट्रोल्ड यूज ऑफ सॉइल। इसका क्या सोल्यूशन है, अनकंट्रोल्ड यूज ऑफ सॉइल क्या है, आप समझिए इस बात को। अभी बिहार का वेदर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है ना, अरे नहीं नहीं, अभी बिहार का वेदर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं है, क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस तो समाप्त हो चुका है। अब ये पोस्ट साइक्लोनिक कंडीशन है, पोस्ट मॉनसूनल साइक्लोनिक कंडीशन कहते हैं। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस तो जनवरी फरवरी में रहती है, अब ये प्री मॉनसूनल साइक्लोनिक कंडीशन होगा। ये पोस्ट मॉनसूनल नहीं है, प्री मॉनसूनल साइक्लोनिक कंडीशन होगा। काउंटर एग्रीकल्चर का मतलब होता है मेड़बंदी खेती, मेड़बंदी यानी कि खेतों में क्यारी बना बना के करना, ताकि इरोजन को हम लोग अवॉइड कर सके। स्लो फार्मिंग, देखो यहाँ पे अनकंट्रोल्ड यूज ऑफ सॉइल। हम आज किसान क्या करता है कि अगर वो पैडी कल्टीवेशन कर रहा है तो वो कंटिन्यूअसली पैडी कल्टीवेशन करेगा। क्यों, क्योंकि आपको पता होगा एमएसपी के बारे में पता होगा, एमएसपी का नाम सुना है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, नाम सुना होगा ना, मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बारे में। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस ही वही चीजें हैं, क्योंकि किसान को मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिल जाता है, वो क्या करते हैं। अभी भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का प्रभाव है, क्योंकि मार्च में आ चुके हैं तो ऑलमोस्ट वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का प्रभाव समाप्त हो गया होगा। बट हो सकता है कि मे बी अगर मेडिटेरेनियन रीजन में अगर साइक्लोनिक कंडीशन ऐसा डेवलप हुई होगी तो उसका भारत में प्रभाव बना होगा। शिफ्टिंग कल्टीवेशन कैसे होता है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन बहुत सिंपल सा चीज है। पहले पैच ऑफ लैंड को ट्राइबल पीपल क्लियर करते हैं, यानी फॉरेस्ट को कट करेंगे तो क्लियर द फॉरेस्ट एंड मेड अ पैच ऑफ लैंड। जब मेड ऑफ पैच ऑफ लैंड होगा, फिर ऑनसेट ऑफ मानसून होगा, मानसून का आगमन होगा तो मिट्टी फर्टाइल हो जाएगी, फिर वहां पे वो कल्टीवेशन करेंगे, और वहां पे कल्टीवेशन तब तक करेंगे जब तक प्रोडक्टिविटी मेंटेन है लैंड की। जब प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी तो एक समय के बाद वो दूसरे स्थान पर चले जाएंगे और वहां पे वो लगातार होता रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखें। देखो कल की बारिश वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से हुई है या नहीं हुई है मुझे इसका आइडिया नहीं है, मैं एक बार जरूर देख लूंगा। बट जनरली वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का जो इंपैक्ट होता है वो जनवरी फरवरी तक होता है, बट मार्च में भी, क्योंकि अब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्योंकि इक्विनॉक्स आ चुका है तो उसका प्रभाव यूजुअली नहीं होना चाहिए, बट हो सकता है कि रह सकता है। हिमालयन रीजन में तो प्रभाव रहता है खास करके, क्योंकि बर्फबारी होती रहती है। जो अपर हिमालयन रीजन है खास करके, अभी भी आप देखोगे कि जो गंगोत्री का इलाका है, इवन की जो अपर पार्ट ऑफ हिमालय है, वहां तो बर्फबारी होती रहती है, तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का प्रभाव तो बना रहता है वहां पे। हाँ, स्लैश एंड वन कल्टीवेशन ही शिफ्टिंग कल्टीवेशन है। अप्रैल मई से आपको प्री साइक्लोनिक कंडीशन देखने को मिल जाएगा, और वहीं पे आपको कन्वेक्शनल रेनफॉल भी देखने को मिल जाएगा। झूम एंड शिफ्टिंग इज सेम, यस, झूम एंड शिफ्टिंग इज सेम। तो एक सोल्यूशन क्या है, क्योंकि किसान क्या करता है कि एक ही प्रकार की फसल को वो बार-बार कल्टीवेट करता है, तो लैंड की जो प्रोडक्टिविटी वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो हमें क्या मेंटेन करना चाहिए, क्रॉप रोटेशन मेंटेन करना चाहिए। दूसरा कंट्रोल्ड यूज ऑफ मैन्योर, खाद का हमें
लिमिट में प्रयोग करना है और डीप टिलेज गहरी जुताई करने की आवश्यकता है। जो खेतों की टिलेज करने से फायदा क्या होगा मैंने बताया था कि मिट्टी हल्की हो जाती है, थिक हो जाती है और जिससे उसकी एयर जड़ों तक पहुंचना आसान हो जाता है। इवन की आपको मैंने बताया इससे क्या होता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी बढ़ जाती है। फिर वाटर लॉगिंग एक प्रॉब्लम है, इसके लिए हमें वेटर मैनेजमेंट ऑफ ड्रेनेज की आवश्यकता है, क्योंकि वाटर लॉगिंग के कारण क्या प्रॉब्लम आती है, वाटर लॉगिंग के कारण आप देखोगे तो आपको एक प्रॉब्लम जो आती है उसको क्या बोलते हैं, एसिडिक नेचर का सॉइल हो जाता है, यानी सॉइल में एसिडिटी बढ़ती है। तो ये कुछ बिहार के सॉइल के प्रॉब्लम्स हैं और उसके सॉल्यूशंस भी देखने को मिलते हैं। और खास करके वाटर लॉगिंग का प्रॉब्लम आपको नॉर्थ बिहार के रीजन में बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। जिसका एक ही उपाय है कि वेटर मैनेजमेंट ऑफ ड्रेनेज सिस्टम हो, ताकि इस वाटर लॉगिंग की समस्या को अवॉइड किया जा सके। यहां पे सॉइल का चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो पूछ लो। एनी क्वेश्चंस? बहत सॉइल क्या होता है, बाहित सॉइल होता है। बहत सॉइल क्या होता है, बाहित मिट्टी तो कहते हैं, बाहित मिट्टी तो हम लोग एलुवियल सॉइल को ही कहते हैं, बाहित मिट्टी के तौर पर जानते हैं। मेनली साउथ बिहार का सॉइल रेड है, हाँ है बिल्कुल। लीचिंग प्रोसेस, देखो एक तो ध्यान रखना, सुनना मेरी बात को, कि एक तो बाहर सॉइल होता है जो वो बिहार में डेवलप होता नहीं है। अब वो बेसिकली कुछ स्पेसिफिक रीजन का सॉइल है, जैसे छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश रीजन में वो सॉइल डेवलप होता है जिसको बाहर कहते हैं, BAHAT, बाहर सॉइल। तो वो थोड़ा सा टेक्सचर सॉइल होता है, रेड नेचर का सॉइल होता है, तो वो बिहार में डेवलप नहीं होता है। रिवर के किनारे जो सॉइल होता है उसको क्या कहते हैं, कदारी सॉइल कहते हैं, जो एकदम किनारे पर डेवलप होता है। इन टॉपिक से मेंस में क्वेश्चन आते हैं, इनसे क्वेश्चन आएंगे मेंस में, ये देख रहे हो, ये मेंस में क्वेश्चन आएगा, ये मेंस का टॉपिक है, इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना आज, यहाँ से आएगा। पटना है जब पुअर ड्रेनेज मैनेजमेंट, आप कह सकते हो कि पटना में पुअर ड्रेनेज मैनेजमेंट है, क्योंकि यूजुअली खास करके जब यहाँ पे फ्लैश फ्लड की समस्या होती है, फ्लैश फ्लड क्या होता है, जब अचानक से वर्षा होती है तो पूरा का पूरा शहर डूब जाता है। वो क्यों डूब जाता है, क्योंकि जो वाटर मैनेजमेंट, जो वाटर ड्रेनेज फैसिलिटी है वो प्रॉपर डेवलप्ड नहीं है। और पहले शहरों में क्या होते थे, जो शहर के आसपास एरिया में वेटलैंड होते थे और वेटलैंड वो सरप्लस वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता था। अब वेटलैंड को लोग भर करके उस पर घर बना लिए हैं, तो वेटलैंड है नहीं, तो सरप्लस वाटर शहर का जाएगा कहां से, तो वो जमा हो जाता है और उससे पूरा का पूरा शहर डूब जाता है। तो फ्लैश फ्लड की सिचुएशन कहते हैं। और आज शहरों में फ्लैश फ्लड की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। आप देखो कभी चेन्नई डूब जाता है, कभी मुंबई डूब जाता है, कभी दिल्ली डूब जाता है। कितने बच्चों की जान चली गई दिल्ली में, आपने देखा ही होगा। इज देयर एनी कंट्री वेयर नाइट्रोजन एंड फास्फोरस इन एक्सेस, सर अब इसके लिए तो रिसर्च करने की आवश्यकता पड़ेगी, किसी देश में ऐसा होगा, बट यूजुअली तो नहीं होगा, बट मे भी हो भी सकता है। साउथ बिहार का सॉइल, ठीक है। देखो लेटराइट सॉइल जो बनता है वो ध्यान रखना, वो लीचिंग प्रोसेस से बनती है। क्या बनते हैं, वो लीचिंग प्रोसेस से बनती है, जिसको कछारी कहते हैं। अरे भैया वो सेम ही है, कछार हिंदी में कहते हैं, वो सेम ही मिट्टी है। कोपेन का क्लासिफिकेशन हमने डिस्कस किया था कि कोपेन एक व्यक्ति था जिसने बिहार के डिफरेंट रीजन को टेंपरेचर और प्रेशर और रेनफॉल के ग्राउंड पर अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया है। तो बिहार जो है वो बेसिकली कोपेन क्लासिफिकेशन के CWG रीजन में आता है। एक मेंस का क्वेश्चन हम अभी आपको देंगे। एनी अदर क्वेश्चंस? लीचिंग प्रोसेस सिंपल सा बात समझना कि होता क्या है कि जब कहीं पे वाटर मतलब रेनफॉल ज्यादा होगा, तो रेनफॉल ज्यादा होने के कारण जो मिट्टी का अपर लेयर होता है, वो अपर लेयर तो क्या होता है, इरोड हो जाता है। तो जो मिनरल वाला पार्ट होगा वो अप साइड आ जाता है, ऊपर की ओर आ जाता है, और इसी प्रक्रिया को लीचिंग कहते हैं। इसी प्रक्रिया क्या कहते हैं, लीचिंग। हिंदी में निक्षालन कहते हैं और अंग्रेजी में लीचिंग की प्रक्रिया कहते हैं, ठीक है। कोपेन क्लासिफिकेशन ऑलरेडी मैंने आपको बता चुका हूं, अब मैं दोबारा कोपेन क्लासिफिकेशन आपको नहीं बताऊंगा, पीछे जाकर उसको पढ़ सकते हो। वाटर लॉगिंग से एसिडिक सॉइल कैसे होता है, अरे वाटर लॉगिंग के कारण क्या प्रॉब्लम होगा, वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम के कारण कैपिलरी मोशन मैंने आपको समझाया था कि अगर कहीं पे लगातार पानी जमा हुआ है तो वहां पे लीचिंग की प्रक्रिया होगी, और लीचिंग की प्रक्रिया की वजह से जो अर्थ के सरफेस के नीचे के जो एसिड हैं वो क्या होंगे, एसिड ऊपर आ जाता है। एसिड क्या होता है, ऊपर आ जाता है, सॉल्ट वाला पार्ट जो होता है, और उसे पूरा का पूरा एरिया देखो क्या होगा, वहां पे पपड़ी हल्की सी नमक की जैसी पपड़ी जम जाती है। विंड ब्रेक क्या करता है भाई, विंड करता है, हवा करता है, विंड ब्रेक क्या होता है, इकोनॉक्स मैंने बता ही दिया था, तो जितना डिटेल से समझाया हूं। आप लास्ट क्लास को अच्छे से नहीं देखे हो तो पिछले क्लास को जाइए और भैया उसको देखिए, इकोनॉक्स का सिस्टम क्या था। इकोनॉक्स क्यों हो रहा है, सिंपल सी बात ध्यान रखना कि अर्थ रोटेट अराउंड इट्स ओन एक्सिस एंड अर्थ आल्सो रिवॉल्व्स अराउंड द सन। अर्थ जो है वो अपने अक्ष पे, अपने एक्सिस पे भी रोटेट कर रहा है, और साथ ही साथ वो अपने कहां पे, अपने वो सूर्य के चारों ओर भी रिवॉल्व कर रहा है, और उसी की प्रक्रिया की वजह से ये इक्विनॉक्स और सोल्स्टिस की प्रक्रिया होती है। एग्रो क्लाइमेटिक जोन जब हम लोग पढ़ेंगे, जब हम लोग क्या पढ़ेंगे, एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ेंगे, तब हम लोग 3 एग्रीकल्चर जोन पढ़ेंगे, बट साउथ वाले को 2 पार्ट में बांट के पढ़ेंगे। वहां से भी प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं। इरोजन का मतलब सेम थिंग है, अपरदन हो रहा है यार, मिट्टी बह जा रही है, वहां से मिट्टी समाप्त हो जा रही है किसी एरिया में, वो इरोजन है। और लीचिंग का प्रक्रिया का मतलब हुआ कि अपर पार्ट नीचे चला गया, नीचे का पार्ट ऊपर आ गया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है रिवर्स ऑफ बिहार। अगला टॉपिक हमारा क्या है, रिवर्स ऑफ बिहार, बिहार की नदियां। और बिहार आपको देखने को मिलेगा कि रिवर चैनल्स यहाँ पे बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। नॉर्थ बिहार प्लेन में तो आपको मल्टीपल रिवर चैनल देखने को मिलते हैं, और नॉर्थ बिहार की कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पहले ही मैंने पढ़ाया है कि जो नॉर्थ बिहार के रिवर्स होते हैं उनका ऑरिजिन कहां पे होता है, हिमालयन रीजन में। और हिमालयन रीजन में ऑरिजिन होने के कारण, हिमालयन रीजन में ऑरिजिन होने के कारण आप देखोगे कि उनमें जो वाटर लेवल होती है वो ओवर द ईयर मेंटेन होती है। वो क्या होती है, ओवर द ईयर मेंटेन होती है, ठीक है। जबकि साउथ बिहार की रिवर की बात करें तो साउथ बिहार की रिवर कैसी है, साउथ बिहार की रिवर की बात करें तो साउथ बिहार का जो रिवर हमें देखने को मिलता है ये पेरेनियल इन नेचर नहीं है, कैसा है, तो ये सीजनल इन नेचर है। आप लोगों ने रिवीजन कर रखा है, हमने रिवर के बारे में डिटेल से डिस्कस किया था कि नॉर्थ बिहार के रिवर का फीचर क्या है, साउथ बिहार के रिवर का फीचर क्या है, उसको ध्यान रखना है। क्वेश्चन हम लास्ट में देंगे ना, क्लास के क्वेश्चन जो है वो लास्ट में हम आपको देंगे। देखो आप पूछ रहे हो कि सर सॉइल कंजर्वेशन के लिए बिहार गवर्नमेंट की कोई स्कीम है क्या, एज सच एक स्कीम आपको पता होगी जिसको हम लोग कहते हैं सॉइल हेल्थ कार्ड, सुना है नाम,
हैव यू हर्ड द नेम ऑफ सॉइल हेल्थ कार्ड? तो सॉइल हेल्थ कार्ड का काम क्या था कि जो एक्सेस यूज ऑफ मैन्योर हो रहा है, एक्सेस यूज ऑफ फर्टिलाइजर हो रहा है या अनकंट्रोल्ड यूज ऑफ फर्टिलाइजर हो रहा है, किसान को नहीं पता कि उसके लैंड में किस न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट है और वो क्या कर रहा है, वो पूरे खूब ज्यादा एक्सेस अमाउंट में नाइट्रोजनियस फर्टिलाइजर लाइक द यूरिया और डीएपी को डालता जा रहा है। क्या कर रहा है, डीएपी को लगातार डालता जा रहा है। तो इसलिए क्या करने की आवश्यकता है, इसलिए ये करने की आवश्यकता है कि सॉइल हेल्थ कार्ड से पता चल जाएगा किसानों को कि यहाँ क्या चीजें होती हैं, उसको क्या क्या खेत में डालना है, कौन कौन सा न्यूट्रिएंट कम है उतना ही डालेगा। तो एक तो किसानों का कॉस्ट भी बचेगा और मिट्टी की जो ओवर अनकंट्रोल्ड यूज ऑफ फर्टिलाइजर के कारण जो मिट्टी की प्रोडक्टिविटी लगातार कम हो रही है, मिट्टी की प्रोडक्टिविटी को भी मेंटेन किया जा सकता है। तो ये सॉइल हेल्थ कार्ड जो है वो सॉइल कंजर्वेशन के लिए लाया गया है। इवन की गवर्नमेंट आज फॉरेस्टेशन को प्रमोट कर रही है। फॉरेस्टेशन को प्रमोट करने के लिए कारण क्या, कितने सारे आप प्लान देखते हो। बिहार में जल जीवन हरियाली योजना का नाम आप सुनते हो, सुना भी होगा, जल जीवन हरियाली योजना। इवन की आप मुख्यमंत्री पौधारोपण योजना आपने सुना होगा। इन सबका है कि प्लांटेशन ड्राइव चलाना है, फॉरेस्टेशन करना है। फॉरेस्टेशन होगा तो ये सॉइल इरोजन को रोकने का काम करेगा। इवन की आज ड्रिप इरिगेशन को प्रमोट किया जा रहा है। आपने नाम सुना ही होगा, ड्रिप इरिगेशन या स्प्रिंकलर इरिगेशन कहते हैं। तो ड्रिप इरिगेशन क्या होता है कि बूंद बूंद करके सिंचाई होना है। क्या करना है, बूंद बूंद करके सिंचाई होना है। तो उससे होता क्या है कि केवल पौधों की जड़ों तक पानी जाएगा। तो एक तो प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर होगा क्योंकि वाटर बेस्ट का वेस्टेज नहीं हो रहा है और दूसरा उतना ही पानी डाला जा रहा है खेतों में जितनी रिक्वायरमेंट है। तो जो हमने देखा था कि वाटर लॉगिंग की वजह से जो एसिडिटी की प्रॉब्लम आती है, लवणता आती है, एसिडिक सॉइल हो जाता है, वो प्रॉब्लम को भी अवॉइड किया जा सकता है। ये सभी क्या है, ये भी सॉइल कंजर्वेशन टेक्निक है। इवन की आज किसानों को ट्रेन किया जा रहा है, किसानों को स्किल दिया जा रहा है, न्यू एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी के बारे में बताया जा रहा है, उनको बताया जा रहा है कि स्लैश एंड वन कल्टीवेशन कितना गलत चीज है, इसको अवॉइड करने पर इस पे बैन लगाया गया है। तो आज ये सारी काम तो किया जा रहा है ना, यही चीज आपको क्या है, सॉइल कंजर्वेशन है। सॉइल कंजर्वेशन के लिए गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट देखने को मिलता है। क्लियर पॉइंट? ठीक है, देखो मैंने आपके बहुत सारे सवालों के उत्तर दे दूं, लेकिन अगर ऐसा होगा क्या ना, फिर हम बिहार स्पेशल से थोड़ा भटक जाएंगे और फिर हम चले जाएंगे नेशनल ज्योग्राफी वाले चैप्टर में चले जाएंगे। तो फिर ये सेपरेशन ऑफ पावर का वायलेशन हो जाएगा। तो जस्ट टू मेंटेन द सेपरेशन ऑफ पावर मुझे अपने ही लिमिट में रहना पड़ता है। हाँ, आपके छोटे छोटे सवाल होंगे, उन छोटे छोटे सवाल को मैं एड्रेस कर लूंगा ताकि आपके माइंड में किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन न रह जाए, क्योंकि अगर कंफ्यूजन रह जाएगा तो आपके टॉपिक क्लियर नहीं होंगे। ठीक है, इस मैप में फल्गु रिवर मिल रही है, अरे नहीं मिलती है फल्गु रिवर, ये पूरा का पूरा भूल जाता है क्योंकि मैप मैं नहीं बनाया हूं ना, मैंने टीम से मैप मंगवाया, वो आ जाएगी हमारी मैप बेटर वाली, अच्छी वाली मैप आ जाएगी, है ना। ये फल्गु नहीं, पुनपुन मिलती है, फल्गु नहीं मिलती, फल्गु इधर ही भूल जाती है। इधर मान लो कि ये पूरा का पूरा एरिया भूल जाएगी, यहाँ पे मान लो कि यहाँ भूल जाएगी, यहाँ पे मोकामा टाउन में भूल जाएगी, यहाँ तक नहीं पहुंचती है। चलो लो, हम इसको हटा दिए, किस तरह नहीं मिलती है। चलिए आगे बढ़े, आइए समझते हैं ड्रेनेज सिस्टम ऑफ बिहार। ड्रेनेज सिस्टम का मतलब क्या होता है। ड्रिप इरिगेशन के लिए कौन सा क्रॉप से, अरे सब कुछ में हो सकता है ना, सब कुछ में हो सकता है ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन का यूज तो किसी भी क्रॉप के लिए कर सकते हो, ऐसा कोई स्पेसिफिक क्रॉप उसके लिए नहीं है। उसमें क्या होता है ना कि एक पाइप होता है पूरा का पूरा और वो छोटे छोटे जगह पे क्या करते हैं, पुट कर देते हैं। देखो यहाँ पे समझो बात ध्यान से, हम बात करें ड्रेनेज पैटर्न के बारे में। ड्रेनेज पैटर्न क्या होता है, देखो सिंपल सी बात समझना, आप नदियों को देखते होंगे तो नदियां कुछ इस प्रकार से प्रवाहित होती हैं। नदियां जैसे मान लो कि एक मेन रिवर चैनल है, ये क्या है, मेन रिवर चैनल है, इसको हम कहते हैं मेन रिवर चैनल, ये मुख्य नदी है, मेन रिवर चैनल, मेन रिवर चैनल है। ठीक है, अब इसके बाद आप यहाँ पे देखोगे, ध्यान देना, तो इस पे क्या होगा कि मान लो कि कुछ नदी इधर से आके मिल रही है, होता यही है। अब इस पे एक छोटी सी स्ट्रीम आके क्या हो रही है, यहाँ से मिल गई, है ना, कुछ स्ट्रीम यहाँ से आके मेरे को मिल गई। हो सकता है कि कुछ स्ट्रीम डायरेक्ट इस प्रकार से आके मिल जाएगी, हो सकता है ना सीधे आके मिल जाए, कुछ हो सकता है कि स्ट्रीम कुछ ऐसे आ जाए, ऐसे प्रवाहित हो, फिर ऐसे प्रवाहित हो, फिर ऐसे आकर के मिल जाए, कुछ इस प्रकार से मिल सकती है। तो ये जो आप मेन रिवर चैनल में छोटे छोटे स्ट्रीम मिल रही है, इस स्ट्रीम को ट्रिब्यूटरी कहते हैं। इस स्ट्रीम को क्या कहते हैं, ट्रिब्यूटरी कहते हैं। ट्रिब्यूटरी का मतलब होता है सहायक नदी। व्हेन अ स्मॉल रिवर चैनल जॉइन अ मेन रिवर चैनल, लार्ज रिवर चैनल, तो उसको हम लोग ट्रिब्यूटरी के नाम से जानते हैं, सहायक नदी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, सहायक नदी के नाम से जानते हैं। क्लियर है? अब हो सकता है कि आगे चल करके ये नदी जो है ये अलग अलग पार्ट में बढ़ जाएगी। अब मान लो कि यहाँ से एक और चैनल निकल गई, यहाँ से क्या हुआ, एक और चैनल निकल गई। तो जब एक बिग रिवर चैनल से, लार्ज रिवर चैनल से एक छोटा रिवर चैनल निकल जाए, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज। इसको क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटरीज कहते हैं। तो दो चीजें हुई, एक क्या हुआ ट्रिब्यूटरी, एक क्या हुआ डिस्ट्रीब्यूटरी। क्लियर पॉइंट? तो अब देखो ये आप देख रहे हो कि एक नदी में कई सारे नदी बन रहे हैं, जिसकी वजह से पैटर्न डेवलप हो रहा है। क्या डेवलप हो रहा है, एक पैटर्न डेवलप हो रहा है जो अलग अलग आकार का है। अगर इस पैटर्न की हम बात करें तो ये पैटर्न आपको राइट एंगल पर मिलता हुआ दिख रहा है, ये पैटर्न आपको थोड़ा सा पैरेलल दिखने को मिल रहा है, और ये पैटर्न ऐसा लग रहा है कि एक ट्री की बहुत सारी ब्रांचेज हैं, एक ट्री की बहुत सारी ब्रांचेज हैं। तो रिवर का जो फ्लो होता है और उसके साथ उसमें जो उसकी ट्रिब्यूटरीज का मर्जर होता है, तो कुछ ड्रेनेज पैटर्न डेवलप होता है, और इस ड्रेनेज पैटर्न को हम अलग अलग नाम से जानते हैं, और बिहार में डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रेनेज पैटर्न देखने को मिलेगा। तो आप समझिए कि जब हम ड्रेनेज सिस्टम की बात करते हैं तो ड्रेनेज सिस्टम क्या है, ड्रेनेज पैटर्न ऑफ अ कंट्री और रीजन इज डिटरमाइंड बाय द टोपोग्राफी एंड क्लाइमेट। अगर किसी एरिया का क्लाइमेट बहुत ज्यादा ड्राई है तो वहां पे सीजनल रिवर भी बहुत कम होगी, अगर वर्षा बहुत होती है तो सीजनल रिवर होगा, और टोपोग्राफी भी डिपेंड करता है, क्योंकि टोपोग्राफी के आधार पर ही रिवर का फ्लो मेंटेन होता है। इन बिहार गंगा रिवर फ्लो फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट रीजन, व्हाई, बिकॉज़ द स्लोप ऑफ बिहार इज फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट। तो टोपोग्राफी भी ड्रेनेज को डिसाइड करता। तो देयर आर मेनी स्मॉल एंड बिग रिवर्स, यानी कुछ बड़े होते हैं, कुछ छोटे रिवर्स होते हैं, ड्रेनेज सिस्टम में देखने को मिलता है। और जो बिहार का मेन ड्रेनेज सिस्टम है वो है गंगा, क्योंकि बिहार में जो मेन रिवर चैनल फ्लो करती हैं वो गंगा करती हैं, और बिहार में इसके अलावा जितनी भी रिवर ऑरिजिनेट होती हैं, चाहे वो नॉर्थ बिहार प्लेन में ऑरिजिनेट होती हो या साउथ बिहार प्लेन में ऑरिजिनेट होती हो, वो अल्टीमेटली गंगा के साथ ही क्या होती हैं, मर्ज होती हैं। यानी कि आप समझिए कि बिहार की स्थिति कुछ ऐसी है। आप देख रहे हो मैंने दोनों हाथों को बनाया, तो इस तरफ उत्तरी बिहार से भी जो नदियां आएगी, क्योंकि यहाँ माउंटेनियस रीजन है, एलिवेटेड स्ट्रक्चर है, यहाँ पे स्लोप आपको नॉर्थ टू साउथ है, तो सारी नदियां आकर के गंगा में मिल जाएगी। और यहाँ भी साउथ बिहार प्लेटू रीजन है, यहाँ से भी सारी नदियां आकर के गंगा में मिलती है। तो बिहार का जो मेन रिवर चैनल है वो गंगा है, यानी ऑल रिवर हु ऑरिजिनेटेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बिहार अल्टीमेटली मर्ज और अल्टीमेटली जॉइन और अल्टीमेटली मीट विद द गंगा रिवर। तो टोपोग्राफी का मतलब फिजियोग्राफी ही होता है, बिल्कुल ऑफ कोर्स ट्रू।
टोपोग्राफी का मतलब फिजो, यह स्लोप ग्रेडियंट, तो स्लोप ग्रेडियंट पर तो रिवर का फ्लो मेंटेन करेगा ना कि वो किस दिशा में उसका जल जाएगा, वाटर जाएगा। तो आप यहां देखो, द गंगा रिवर मेन वाटर बेसिन है एंड इट फ्लोज फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट एंड मेनी इंपॉर्टेंट रिवर जॉइन इट फ्रॉम नॉर्थ एंड द साउथ रीजन। तो बिहार में जितने भी रिवर हैं वो सब अल्टीमेटली कहां मिल जाएंगे, सब जाकर के गंगा में ही मिल जाता है, क्योंकि गंगा बिहार का मेन रिवर चैनल है जो कि वेस्ट टू ईस्ट फ्लो करती है। अब हम जानते हैं कि ड्रेनेज पैटर्न क्या होता है। अब देखो ये क्या है, अब ये इसमें से एक मुख्य नदी है, अब एक मुख्य नदी में बहुत सारी छोटी छोटी स्ट्रीम मिल रही है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं, आपने नाम सुना है गंगा का, सुना है नाम गंगा का, तो ये गंगा नदी है। अब गंगा का एक सहायक आपने सुना है कि सर यमुना होती है, बिल्कुल आपने सुना है, लेकिन यमुना की भी तो सहायक नदी है, यमुना की सहायक नदी है जैसे चंबल है, सिंध है, बेतवा है, केन है, ठीक है, और चंबल की भी सहायक नदी है बनास। तो अब मान लो कि इसकी भी एक सहायक नदी है, वो है चंबल, और चंबल की भी सहायक नदी है बनास। तो कैसा पिक्चर बन रहा है, आपको नहीं लग रहा कि शाखानुमा बन रहा है, एक प्रकार का डेंड्रिटिक बन रहा है। डेंड्रिटिक का मतलब होता है शाखानुमा, ट्री लाइक स्ट्रक्चर। अब एक पूरा का पूरा पेड़ होता है, एक पेड़ से एक शाखा निकलेगी, उस शाखा में से और भी कई छोटी छोटी शाखाएं निकलती है, उन छोटी छोटी शाखाओं में भी से छोटी छोटी शाखाएं निकलती है। क्यों ऐसा बन रहा है, क्योंकि मेन रिवर में एक दूसरी रिवर मिल रही, उसमें दूसरी रिवर मिल रही, उसमें दूसरी रिवर मिल रही, इस प्रकार से कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर डेवलप होता है। और ये क्या है, एक ड्रेनेज का पैटर्न ही तो बन रहा है ना, अपवाह का एक प्रतिरूप ही तो बन रहा है। क्या बन रहा है, ड्रेनेज का पैटर्न तो बन रहा है ना। इसी को ड्रेनेज ड्रेनेज पैटर्न कहते हैं। एक होता है डेंड्रिटिक, डेंड्रिटिक का मतलब क्या होता है, वृक्षाकार, वृक्ष लाइक स्ट्रक्चर, ट्री लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। और कुछ मिलता जुलता होता है ट्रेलिस, ट्रेलिस का मतलब होता है शाखानुमा, शाखानुमा देखिए बहुत सारे ब्रांचेज निकले हुए हैं, बहुत सारे ब्रांचेज निकले हुए हैं। तो प्लेन एरिया में आपको डेंड्रिटिक पैटर्न देखने को मिलेगा, एकदम से पेड़ जैसी संरचना देखने को मिलेगी। और अगर आप हिली रीजन में देखोगे तो हिली रीजन में जो नदियां होती हैं वो दूसरी रिवर्स को डायरेक्टली 90 डिग्री पर क्या करती हैं, कट करती हैं, और इस वजह से आपको वहां पे हिली रीजन में ट्रेलिस पैटर्न देखने को मिलेगा। ये दोनों पैटर्न लगभग सेम है, ऑलमोस्ट सेम है, बट टोपोग्राफी के आधार पर अलग अलग प्रकार से डेवलप हो रहा। ट्रेलिस पैटर्न में रिवर इसी प्रकार से मिलेगी, बट 90 डिग्री पर कट करेगी, और यहाँ पे जहां तहां से भी मिल रही होगी प्लेन एरिया में। ये बात समझ में आई आपको, ये पॉइंट क्लियर हुआ कि ड्रेनेज पैटर्न क्या होता है, ड्रेनेज पैटर्न क्या होता है। यस, बोथ द पिक्चर्स आर ऑलमोस्ट सेम, बट डिफर क्या करता है, टोपोग्राफी का डिफरेंस देखने को मिल रहा है। इसका टोपोग्राफी, अब मैं कुछ आपको ड्रेनेज पैटर्न दिखाता हूं तो आपको ज्यादा चीजें क्लियर होगी, फिर मैं आपको बिहार वाला पार्ट पढ़ाऊंगा। देखो आप ये देख रहे हो, ये डेंड्रिटिक पैटर्न है। डेंड्रिटिक क्या हुआ, डेंड्रिटिक एक शाखा है, आप देखिए ये शाखा है, ये मेन रिवर है, ये क्या है मेन रिवर, और मेन रिवर में मल्टीपल रिवर चैनल ज्वाइन कर रहे हैं। जैसे मान लो कि एक चैनल यहां ज्वाइन किया, अब इस चैनल को यहाँ पे इधर से एक रिवर आके मिल जा रही है, यहाँ से एक रिवर मिल रही है, तो क्या बना, शाखानुमा डेंड्रिटिक पैटर्न डेवलप हुआ। बट यही आप हिली रीजन में देखोगे तो हिली रीजन में ये मेन रिवर फ्लो कर रही है, लेकिन यहाँ पे जो अनदर रिवर इसके साथ मिल रही है वो थोड़ा सा 90 डिग्री पे आ रही है, पहाड़ी की वजह से ऐसे आके मिल रही है, इस प्रकार से आके क्या कर रही है, मिल रही है। तो ये ट्रेलिस हुआ है, तो दोनों एक ही प्रकार का, बट डिफरेंट कर रहा है किसकी वजह से, टोपोग्राफी के कारण। ये हिली रीजन में है तो 90 डिग्री पर आके मिल रहा है, और ये प्लेन एरिया में है तो ये कैसा मिल रहा है, ये पेड़ की तरह जहां तहां से आपको मिल जा रहा है। तो ये ट्रेलिस पैटर्न है, यानी रिवर जॉइंस, ट्रिब्यूटरी जॉइन एट 90 डिग्री, ट्रिब्यूटरी जॉइंस एट 90 डिग्री, 90 डिग्री। और ये क्या है, हिली रीजन में देखने को मिल रहा है, हिली रीजन में देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे क्या है, ये प्लेन है, ये क्या है, प्लेन एरिया है, और प्लेन में जहां तहां से मिल जा रही है। तो ये डेंड्रिटिक और ट्रेलिस, बिहार में आपको ज्यादातर यही देखने को मिलेगा। तो बिहार में डेंड्रिटिक ड्रेनेज पैटर्न आपको ज्यादा देखने को मिलता है। और एक रेक्टेंगुलर होता है, तो आप देखो एक रिवर को कुछ रेक्टेंगुलर आके मिल रहा है, एक आपको देखने को मिलेगा पैरेलल। पैरेलल का मतलब एक रिवर के साथ दूसरा रिवर पैरेलल चल रही है और फिर जाके मर्ज कर ले रही है। रेडियल का मतलब क्या होता है, हम देखेंगे कि बिहार में एक रिवर है जिसको कहते हैं सोन रिवर, और सोन रिवर जहां से ऑरिजिनेट होती है, हाँ नर्व सिस्टम की तरह ड्रेनेज पैटर्न कह सकते हो। हाँ, बिकॉज ऑफ ट्रेलिस डॉट जार्ट फॉर्म, बिल्कुल, देखो कितनी अच्छी बात आप समझ रहे हो। देखो यहाँ पे रेडियल ड्रेनेज पैटर्न क्या होता है कि एक आसपास के एरिया में से रिवर ऑरिजिनेट हुआ, यानी कि मेनी रिवर ऑरिजिनेट्स एट सेम एरिया एंड फ्लोज इन डिफरेंट डायरेक्शन, यानी कि एक स्थान से नदियां निकल करके जब वो डिफरेंट डायरेक्शन में फ्लो करती हैं, अलग अलग दिशा में प्रवाहित होती हैं, उसको रेडियल ड्रेनेज पैटर्न के नाम से जानते हैं। अब देखो एक जगह है, यहां से नदी निकल के यहां भी जा रही है, यहां से इस डायरेक्शन में जा रही है, यहां से इस डायरेक्शन में जा रही है, इसको क्या, यस, अमरकंटक रीजन, अमरकंटक रीजन के आसपास ही सोन रिवर ऑरिजिनेट होता है। क्या होता है, सोन रिवर ऑरिजिनेट होता है, इवन कि वहीं से आपको एक और महानदी ऑरिजिनेट होती है और एक नर्मदा ऑरिजिनेट होती है, और ये तीनों डिफरेंट डायरेक्शन में क्या करती हैं, फ्लो करती हैं। इसको क्या कहते हैं, रेडियल ड्रेनेज पैटर्न कहते हैं। फिर आते हैं सेंट्रीपिटल ड्रेनेज पैटर्न। सेंट्रीपिटल क्या होता है, आप जनरली सामर लेक का नाम सुना होगा, इडली सांभर तो खाए होगे, साउथ इंडियन डिश होती है। और सामर लेक का नाम सुना होगा जो कि सलाइन वाटर लेक है, जहां सॉल्ट कल्टीवेशन होता है, सॉल्ट प्रोडक्शन के लिए फेमस है, राजस्थान में है सामर लेक। तो सामर लेक में राजस्थान में जो स्मॉल स्ट्रीम ऑरिजिनेट होती हैं, क्योंकि राजस्थान एक अराइड रीजन है, ड्राई रीजन है, तो वहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा कि छोटी छोटी स्मॉल स्ट्रीम डेवलप होती हैं, और वो आकर के कहां मिल जाती हैं, एक ही जगह सामर लेक में गिरती है, तो उसको क्या कहेंगे, उसको सेंट्रीपिटल के नाम से जानते हैं। और सेंटर के अकॉर्डिंग मूवमेंट हो तो उसको एनालग कहेंगे। तो हमें देखो इतनी सारी बातें हम ज्योग्राफी में पढ़ोगे, बेसिक जो हमें बिहार के कॉन्टेक्स्ट में याद रखना है, एक तो डेंड्रिटिक समझना है, एक ट्रेलिस पैटर्न को समझना है, एक हमें पैरेलल को भी ध्यान रखना है, और हमें एक जो और याद करना है, रेडियल। रेडियल क्यों, क्योंकि सोन रिवर का जो ड्रेनेज पैटर्न है, सोन रिवर जहां से ऑरिजिनेट होती है, वो रेडियल ड्रेनेज पैटर्न को फॉलो करती है, बट बिहार में जब वो फ्लो करती है तब वो डेंड्रिटिक पैटर्न को फ्लो करती है। ठीक है, एनी क्वेश्चंस बताओ जल्दी से। ठीक है, समझ में बात आ गई, क्लियर है पॉइंट। अब देखो हम कोसी रिवर की बात करते हैं। कोसी रिवर की जब बात करते हैं, मैंने यहाँ पे हिंदी इसलिए लिख दिया ताकि आपको ध्यान रखे। आप कोसी रिवर की बात करो तो कोसी रिवर क्या है, रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न है। रेक्टेंगुलर क्यों बन रहा है, रेक्टेंगुलर इसलिए बन रहा क्योंकि कोसी रिवर इज मेड अप ऑफ, इट इज फॉर्म्ड बाय द यूनियन ऑफ 7 स्ट्रीम्स, इट इज फॉर्म्ड बाय यूनियन ऑफ 7 स्ट्रीम्स, इसलिए कोसी को सप्तकोशी भी कहते हैं। कोसी को क्या कहते हैं, सप्तकोशी कहते हैं, जैसे अरुण कोशी, सन कोशी, इंद्र कोशी, दुध कोशी, ये तमाम सारे 7 कोशी मिलकर के सप्तकोशी रिवर बनता है। तो मल्टीपल स्ट्रीम ज्वाइन कर रहा है, तो पैटर्न कैसा बनेगा, कुछ रिवर एक दूसरे के क्या करती है, रेक्टेंगुलर फ्लो करती हैं और फिर वो ज्वाइन कर लेती हैं। रेक्टेंगुलर पैटर्न कैसा होता है, अभी तो मैंने आपको यहाँ पे समझाया था कि इस प्रकार से नदियां फ्लो कर रही हैं और उसमें मल्टीपल आकर के क्या कर रही हैं, जहां तहां से मिलते जा रही हैं, तो ये सप्तकोशी से बनता है। तो आपको क्या देखने को मिलेगा, रेक्टेंगुलर देखने को मिलेगा। बिहार में पैरेलल रिवर, आपको याद करो पीनट ड्रेनेज पैटर्न के बारे में मैंने बात किया था, अगर आपको याद हो पीनट ड्रेनेज पैटर्न
याद है कहां पे मैंने बात किया था? साउथ बिहार में बात किया था, टाल रीजन में बात किया था। तो वहां पे रिवर क्या डायरेक्टली मर्ज कर रही है गंगा के साथ? नहीं, वो कुछ दूर तक पैरेलली फ्लो कर रही है और देन वो गंगा में अपने वाटर को ड्रेन कर रही है। उस पीनट जो ड्रेनेज पैटर्न बनता है वो एक तरह से थोड़ा बहुत आपको किस रूप में देखने को मिलेगा? पैरेलल ड्रेनेज पैटर्न के तौर पर देखने को मिलता है। किसके तौर पर? पैरेलल ड्रेनेज पैटर्न के तौर पर देखने को मिलता है।
अब नेक्स्ट पॉइंट आप समझिए, है ना, ट्राई टू गेट द नेक्स्ट पॉइंट। देखो यहाँ पे और क्या बनेगा, तो कभी-कभी जब नदियां अपना जल गिराती है ना, तो क्या करती हैं कि कुएं के मान लो कि ये वाला हम जगह बना लेते हैं और यहाँ पे एक हल्का कुछ ऐसा बना देगा, ऐसा बना देगा, ये टाइप का, है ना। जब किसी जगह पे नदी गिरेगी तो गिरते-गिरते पूरा गड्ढा संरचना बना देगा और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कैनियन कहते हैं। तो क्या कहते हैं, ये कैनियन है। जैसे आप लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ते हो कोलोराडो रिवर कैनियन के बारे में, तो कोलोराडो रिवर की कैनियन यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको, ये वाला पॉइंट है। तो ओल्ड स्टेज में क्या क्या बना रहा है, यहाँ पे आपको बनाएगा डेल्टा या बनाएगा एस्चुरी। जैसे भारत में जो पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदी है, ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, वो डेल्टा बनाती है और वेस्ट फ्लोइंग रिवर एस्चुरी बनाती है और यहीं पे बनाएगा कैनियन। ये आपके रिवर के 3 स्टेज होते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई। ट्रिब्यूटरी का मतलब होता है कि व्हेन अ स्मॉल रिवर चैनल जॉइन विद अ रिवर, और डिस्ट्रीब्यूटरी का मतलब होता है कि जब मेन रिवर चैनल से एक छोटी स्ट्रीम, एक स्मॉल स्ट्रीम वहां से सेपरेट हो रही है, उसको क्या कहेंगे, डिस्ट्रीब्यूटरी। तो डिस्ट्रीब्यूटरी का मतलब सेपरेशन हुआ, ट्रिब्यूटरी का मतलब जॉइनिंग हुआ। अब रिवर नहीं भूलोगे कि रिवर कौन चीज कहां पे बना रही है, क्या क्या कुछ देखने को रिवर में मिल रहा है, ठीक है। अब अगर ये बातें अच्छे से समझ में आ गई तो ये दो पिक्चर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे आप देखो, रिवर राइजेज ऑन हाई ग्राउंड, और ये अपर कोर्स है जहां पे वाटरफॉल फॉर्म होता है, जहां पे रिवर प्लंज करती है और स्टीप क्लिफ जब ऊंचे पहाड़ों से नीचे गिरती है तो क्या करते हैं, उसको बनाती है ये चीजें। फिर मिडिल कोर्स में हमने देखा रिवर मिंडर करती है, ऑक्सबो लेक बनाती है, और जब एक मुहाना होता है जहां पे वो माउथ पे डेल्टा या एस्चुरी का फॉर्मेशन करती है। कैनियन क्या होता है, कैनियन जब नदी मुहाने पर गिरती है, जैसे मान लो कि मुहाना पर नदी गिर रही है, माउथ पे है, यहाँ पे समुद्र है, ठीक है, ये पूरा का पूरा समुद्र है, अब यहाँ पे गिर रही है, तो ये नदी गिरने पर क्या करेगी, इसकी धारा क्या करती है, मिट्टी में थोड़ा सा इस प्रकार का संरचना बना देती है। जनरली आपने देखा होगा कि कहीं जगह गिर रहा है पानी तो वहां पे एक छोटा सा नाली नुमा संरचना बना देगा, तो नदी तो बड़ा है तो वो क्या करेगा, मिट्टी में कुछ इस प्रकार से संरचना बना देगा, उसी को कैनियन कहते हैं। और इसी प्रकार की संरचना जब माउंटेनियस रीजन में बन रहा था उसको गॉर्ज कहते हैं। क्या कहते हैं, गॉर्ज कहते हैं। तो गॉर्ज और कैनियन का डिफरेंस पता होना चाहिए। अब देखो, रेन एंड स्लो, लेक, ग्लेशियर, रैपिड यहाँ से बनेगा, वाटरफॉल होगा। फिर हमने बात किया ट्रिब्यूटरी के बारे में, फ्लड प्लेन के बारे में, ऑक्सबो लेक के बारे में, डेल्टा के बारे में, ओशियन से जमा किया, ये सेम चीज मैंने आपको समझाया। एस्चुरी जो होता है वो छोटा होता है। एस्चुरी क्या होता है, छोटा। यस, वी लाइक स्ट्रक्चर, डेफिनेटली वी लाइक स्ट्रक्चर। डेल्टा एंड कैनियन सेम होता है, नो। डेल्टा तो डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट है, जो एलुवियल प्लेन का फॉर्मेशन हो रहा है, तो वो क्या है, डेल्टा होता है। और डेल्टा थोड़ा सा लार्ज होता है और एस्चुरी थोड़ा सा पतला होता है, स्मॉल पैच ऑफ डेल्टाइक लैंड डेवलप होता है। तो डेल्टा एस्चुरी है सेम, बट उसके मतलब एरिया में डिफरेंस होता है, क्योंकि ईस्ट फ्लोइंग रिवर के पास सेडिमेंट का अमाउंट ज्यादा है तो वो थोड़ा सा बड़ा बनाता है और ये छोटा है। ऑक्सबो लेक बता दीजिए। अरे देखो, ऑक्सबो लेक कितना डिटेल से मैंने पढ़ाया था कि नदियां जब अपना मार्ग बदलती हैं तो उसका एक पार्ट कट जाता है। पिछले क्लास में आप जाकर देखिए, मैंने बहुत डिटेल से ऑक्सबो लेक पढ़ाया है। चलिए देखो, यहाँ पे अपर स्टेज, मिडिल स्टेज और लोअर स्टेज। अपर स्टेज में क्या कर रही है, तो यहाँ पे इरोड करेगा, वी से वैली बनाएगी। उसके बाद मिडिल स्टेज में आते हैं, मिंडर वगैरह करता है। फिर लोअर स्टेज में जाते हैं और जितनी बात आगे मैंने समझाया वो सब मैंने यहाँ पे डिटेल से लिख दिया है। स्टेज ऑफ रिवर अपर कोर्स में वाटरफॉल बनाएगा, वी से वैली बनाएगी, स्टीप साइड वैली बनाएगा, इंटरलॉकिंग स्पॉट, ये सब आपने डिटेल से ज्योग्राफी में पढ़ते हो, ये अपर कोर्स में बनाएगा। ये मैंने आपको इसलिए दे दिया है ताकि आप इसको घर पे आराम से पढ़ सको और पता कर सको कि क्या कुछ बन रहा है। बाकी तो ये मैंने चीजें पढ़ा दिया है। देखो ये पूरा डिटेल सारी चीजें, मिंडर, वीच, फ्लड प्लेन, कन्फ्लुएंस, वाटरफॉल, देख लो बढ़िया से और सवाल पूछ लो कि क्या है नहीं है। अरे देखो, क्लास के दौरान ना आप केवल इंपॉर्टेंट पॉइंट को नोट कर लो और बाकी तो पीडीएफ में सब कुछ होता ही है, तो आपको सब कुछ अपने नोट्स में नहीं नोट करना। नोट्स में आप उतनी ही बातें नोट करो जो आपको बहुत ज्यादा जरूरी लगता है और बाकी आप पीडीएफ से ही पढ़ो। इससे होगा क्या कि आपका नोट्स बहुत पतला बनेगा और आप उसे मल्टीपल टाइम रिवीजन कर पाओगे, है ना। आप क्या कर पाओगे, मल्टीपल टाइम रिवीजन कर पाओगे। अगर आप डबल मेहनत क्यों करोगे, क्योंकि ये पीडीएफ तो आपके पास होता है। दूसरा, आपको टीम पीडीएफ बना के दे देती है, वर्ड फाइल टाइप की पीडीएफ बना के दे देती है और उसको आप प्रिंट करवा के रख लीजिए। और उससे जब जब आपके नोट्स से लगे कि कुछ चीजें बच गई हैं, हम रिवीजन नहीं कर पा रहे हैं, तो आप ये वाला पीडीएफ, बोर्ड पीडीएफ, या तो फिर जिसको हम लोग कहते हैं कि आपको जो पीडीएफ बना के देता है वो पीडीएफ आप पढ़ लीजिए। इस पीडीएफ को नहीं पढ़ना है, क्योंकि आप कितना ज्यादा लिखोगे, अगर ऐसे लिखोगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा ना। कितना लिखोगे, मैं तो क्लास में समझाने के दौरान बहुत सारी चीजें भी ऐड ऑन करता चलता हूं। कन्फ्लुएंस का मतलब होता है संगम, जहां पे एक रिवर दूसरे के साथ मिलती है उसको क्या कहते हैं, कन्फ्लुएंस कहते हैं, संगम कहते हैं। सब इंपॉर्टेंट लगता है, इसलिए तो कहा कि जब आप 2-3 बार रिवीजन कर लोगे तो सब इंपॉर्टेंट नहीं लगेगा, इसलिए नोट्स में छोटे छोटे पॉइंट लिखने हैं। बिहार स्पेसिफिक वाला पॉइंट लिखना है नोट्स में। अब ये सब तो आपको ज्योग्राफी में पढ़ने को मिलेगा और यहाँ भी पढ़ोगे तो नोट्स नहीं लगता कि बहुत बड़ा हो जाएगा आपका। और अगर मैं ये चीज नहीं समझाऊंगा तो फिर बिहार ज्योग्राफी आपको अच्छे समझ में नहीं आएगा, तो मेरी तो मजबूरी है आपको समझाना। बाकी हम कल कंप्लीट करेंगे इसको। अब कुछ एमसीक्यू को डिस्कस कर लेते हैं और एक मेंस क्वेश्चन आपको लिखना है। ये मेंस क्वेश्चन मैंने दिया है, ये क्वेश्चन है राइट अ नोट ऑन द टाइप्स ऑफ सॉइल एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक इन बिहार। यानी बिहार के सॉइल और उसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में डिटेल से आपको लिखना है। ये क्वेश्चन है मेंस का जो आपको अटेम्प्ट करना है। अब आते हैं प्रीलिम्स के क्वेश्चंस पे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज नॉट फाउंड इन द गैंगेटिक प्लेन ऑफ नॉर्थ बिहार। ध्यान रखना, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज नॉट फाउंड इन द गैंगेटिक प्लेन ऑफ नॉर्थ बिहार। अब बताओ इसका उत्तर। चलो मैं पॉल दे देता हूं ताकि आपको थोड़ा सा सुविधा हो जाए। बताओ इसका उत्तर क्या होगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल जो है वो नॉर्थ बिहार में नहीं है। तो क्या बलथर सॉइल नॉर्थ बिहार में है? मार्सी सॉइल है ना, कौन सा है, तराई मिट्टी है, तराई सॉइल, न्यू एलुवियल सॉइल है, बलसुंदरी ओल्ड एलुवियल सॉइल है, बट बलथर सॉइल आपको देखने को नहीं मिलता है। कौन सा, बलथर सॉइल आपको देखने को नहीं मिलता है। 20 का उत्तर हो जाएगा। आसान सा प्रश्न था, बहुत आसानी से आप इसको सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द ओल्ड एलुवियल सॉइल ऑफ द गैंगेटिक प्लेन इन बिहार इज कॉल्ड। ओल्ड एलुवियल सॉइल ऑफ द गैंगेटिक प्लेन इन बिहार इज कॉल्ड तराई सॉइल, ताल सॉइल, बांगर सॉइल या केवाल सॉइल। बिहार में ओल्ड एलुवियल सॉइल को क्या कहा जाता है? बिहार में ओल्ड एलुवियल सॉइल को आप देखोगे तो यहां पता चलेगा, अरे बांगर तो नाम है ना ओल्ड एलुवियल सॉइल का। पूछ रहा है कि ओल्ड एलुवियल सॉइल ऑफ द गैंगेटिक प्लेन बिहार क्या नाम से जानते हैं? तो ओल्ड एलुवियल सॉइल ऑफ गैंगेटिक प्लेन बिहार के नाम से, बांगर के नाम से जानते हैं। बिल्कुल ठीक बात है, बांगर के नाम से जानते हैं, आसान सा था। लेकिन अगर पूछता कि साउथ बिहार में तो केवाल हो जाता, नॉर्थ बिहार पूछता तो बलसुंदरी हो जाता। उत्तर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द एरिया कवर्ड बाय द सदर्न पार्ट ऑफ द गंगा इन बिहार। यानी कि दक्षिणी बिहार के मैदान का एरिया क्या है? साउथ बिहार प्लेन का एरिया क्या देखने को मिलता है? व्हाट इज द एरिया कवर्ड बाय द सदर्न पार्ट ऑफ द गंगा इन बिहार। देखो 90,650 स्क्वायर किलोमीटर बिहार का प्लेन का एरिया है। बिहार का प्लेन का एरिया है।
जिसमें से 56,980 स्क्वायर किलोमीटर नॉर्थ बिहार प्लेन है और 33,670 स्क्वायर किलोमीटर साउथ बिहार का प्लेन देखने को मिलता है। आसान सा सवाल था। आगे मैं कुछ क्वेश्चन आपको और थोड़ा सा डिटेल वाला बनाऊंगा, कुछ क्वेश्चन मैं आपको ट्रिकी बनाने की कोशिश करूंगा। अगले सेशन से मैं कोशिश करूंगा कि 4-5 क्वेश्चन में थोड़ा सा स्टेटमेंट वाला बनाऊं, ताकि आपको कंफ्यूज कर सकूं मैं 4-5 पॉइंट के साथ आपको कंफ्यूज करूं। तो अगली क्लास में मैं ऐसे क्वेश्चन भी सेट करूंगा। आसान अभी तो मैं आज कल मैं आसान करवा दे रहा हूं, फिर मैं थोड़ा और डिफिकल्ट बनाऊंगा, थोड़ा और डिफिकल्ट बनाता चला जाऊंगा। नेक्स्ट है, देखो अच्छा ये बड़ा सा सवाल है, which statement is true about the south frontier plateau region of Bihar? प्रश्न क्या पूछा है, which statement is true about the south frontier plateau region of Bihar? The southern frontier plateau region of Bihar extends from Kaimur district in west to Banka district in east. It is part of the peninsular plateau. This plateau is spread over an area of 2581 square kilometer. All of the above. आपको इस प्रश्न का उत्तर बताना है कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। 30 सेकंड में आपको उत्तर देने हैं। ध्यान से पढ़ो और बताओ क्या होगा। कह रहा है साउथ फ्रंटियर प्लेटू के बारे में बताना है। पहला स्टेटमेंट तो सबको पता होगा, आसान सा स्टेटमेंट है। जी हाँ, बहुत आसान सा स्टेटमेंट है पहला, ये सबको पता होगा, कोई दिक्कत वाली बात इसमें है नहीं। ठीक है जी। सेकंड बात करते हैं कि पार्ट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटू, यस ऑफ कोर्स पेनिनसुलर प्लेटू का पार्ट है, यानी बी भी सही है। तीसरा 25 सी भी सही है, तो इसका नहीं लगता कि आपको तीनों सही है तो उत्तर क्या हो जाएगा, डी ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। सबके सब स्टेटमेंट सही है, इसमें कोई गलत वाला बात आपसे नहीं पूछ रहा। पूछा ट्रू अबाउट द साउथ फ्रंटियर, पेनिनसुलर प्लेटू का पार्ट है, बिल्कुल है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। द सदर्न पार्ट ऑफ बांका डिस्ट्रिक्ट कंसिस्ट ऑफ रेसिडुअल हिल्स। क्या पूछा है, सदर्न पार्ट ऑफ बांका डिस्ट्रिक्ट कंसिस्ट ऑफ रेसिडुअल हिल्स। द हिल्स ऑफ खड़गपुर हैव अ प्रीपोंडेंस ऑफ लाइमस्टोन। सैंडस्टोन आर आल्सो फाउंड अलोंग विद लाइमस्टोन इन द हिल ऑफ रोहतास। प्रीकैम्ब्रियन रॉक्स आर फाउंड इन द हिल ऑफ राजगीर। चलो मैं पॉल आपको दे देता हूं, आप बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। 5th नंबर क्वेश्चन का उत्तर है, बहुत आसान सा सवाल है, मैंने हर एक टॉपिक आपको यहां पे पढ़ा रखा है। सदर्न पार्ट ऑफ बांका डिस्ट्रिक्ट कंसिस्ट ऑफ द रेसिडुअल हिल, यस ठीक है ना जी, कोई दिक्कत है क्या? अवशिष्ट पहाड़ियां है। द हिल ऑफ खड़गपुर मुंगेर में है, और मुंगेर में कह रहा है कि लाइमस्टोन मिलता है। अरे लाइमस्टोन कहां मिलता है, लाइमस्टोन तो विंध्यन रॉक्स में मिलता है, और खड़गपुर हिल तो पार्ट ऑफ धारवाड़ रॉक्स है जहां मेटालिक मिनरल पाया जाता है। रिमेंबर, मेटालिक मिनरल फाउंड इन द धारवाड़ रॉक रीजन। तो इसका मतलब है कि हमें पूछा है कि गलत, तो बी तो गलत मिल गया। तीसरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं, सैंडस्टोन आर आल्सो फाउंड अलोंग विद द लाइमस्टोन इन द हिल ऑफ रोहतास, यस कैमूर रोहतास में कैमूर हिल्स है जो पार्ट ऑफ विंध्यन रेंज है, जिसको सिमरी क्रम की चट्टानें कहते हैं, और सिमरी सीक्वेंस का स्टोन है तो वहां पे पाया जाता है। प्रीकैम्ब्रियन राजगीर, क्योंकि राजगीर धारवाड़ का पार्ट है और धारवाड़ प्रीकैम्ब्रियन एरिया का पार्ट है, तो डी भी सही है, तो सब सही है, लेकिन बी क्या है, गलत है। उत्तर क्या हो जाएगा, बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। देखो आप ही से आया, हमें ज्यादातर क्वेश्चंस मैं कोशिश करूंगा कि इसी प्रकार का आपको रखूं। अब मैं रिजल्ट देख लेता हूं कि कौन टॉप किया है। टॉप की है पूजा कुमारी, देन मौर्सिया जायसवाल, सबरीन प्रवीण ने 4 क्वेश्चन सही किए हैं, और पूजा और मौर्सिया ने तो 5 आउट ऑफ 5 किए हैं। एंड ठीक है, चलो कांग्रेचुलेशन टू द विनर। अब इस विनर में कुछ पैसा नहीं मिलेगा, बट हाँ ठीक है, आप लोग विजेता हो। तो यहाँ पे हमारी आज की क्लास इन होती है। वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास, देन वी विल डिस्कस द रिवर ऑफ बिहार इन डिटेल। तो बहुत डिटेल से हम बिहार के रिवर्स को चर्चा करेंगे। ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। एनी क्वेश्चन, एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन? मेरी क्लास में आपके सवाल ऑलवेज वेलकम रहेंगे। आप हमेशा मुझसे सवाल पूछ सकते हो, आपके माइंड में किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अगर मेरे पढ़ाने के बाद भी कंफ्यूजन रह जा रहा है तो इसका मतलब दो ही चीज बनती है कि या तो मैं ठीक से पढ़ा नहीं रहा, या तो आप ठीक से मेहनत कर नहीं रहे। और मुझे पता है कि मैं ऑनेस्टी के साथ पढ़ा रहा हूं, तो आपको ऑनेस्टी के साथ पढ़ना है। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।